हेलो ऑल ऑफ यू। आज जो चैप्टर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग, जो नवंबर 23 अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इस चैप्टर पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीजें हमको कवर करें, सारी कंसेप्ट हम लोग अभी रिवाइज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक कंपनी है, उसका नाम है एबीसी लिमिटेड। ओके, बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट को हम लोग अभी कवर करेंगे। ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, हर चीज हम लोग कवर करेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का दिया है, वहां पे आप जाएंगे, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ध्यान से आप मेरी बात सुनते जाएंगे। एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड आप उसकी बैलेंस शीट यहां पे दी, उसकी एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है। जब कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, जब वो कंपनी बंद होती है, तो उसकी सारी की सारी एसेट्स को क्या करा जाता है, उसकी सारी की सारी एसेट्स को बेचा जाएगा और लायबिलिटी क्या करा जाएगा, पे ऑफ करा जाएगा। लेकिन दिक्कत यह कि जब हम लोग एसेट्स बेचेंगे और लायबिलिटी जब पे ऑफ करेंगे, बहुत से लोग हैं जो आउटसाइडर्स, कुछ लाइक लोन, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, फिर शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर, और वो लोग आएंगे और वो कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, हमारी पेमेंट पहले दो। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि सब कहेंगे कि हमारी पेमेंट पहले दो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग कहते हैं एक बंदे को अपॉइंट करो, तो उस बंदे का नाम होता है लिक्विडेटर, और वो लिक्विडेटर जब आता है तो उसको हम कुछ रेम्यूनरेशन, कुछ कमीशन हम देते हैं। सो क्या चीज होती है कि जब लिक्विडेटर आता है तो उसके पहले जो मैनेजमेंट होता है वो एक स्टेटमेंट बनाता है, उस स्टेटमेंट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और उसकी जिम्मेदारी ये होती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की, जो मैनेजमेंट बनाता है उसमें वो एक एस्टिमेटेड बेसिस पे बनाते हैं कि अगर ये एसेट्स को बेचेंगे तो कितने में बिकेंगे। मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये एस्टिमेटेड बेसिस पे बनाते, अगर एस्टिमेटेड बेसिस पे बनाए, अगर वो इसको बेचेंगे, अगर वो बेचेंगे तो अंदाजन वो कितने में बिकेंगी, और मुझे लायबिलिटी पे ऑफ कर, तो लायबिलिटी में उसको पे ऑफ करूंगा तो कितना मुझे पे करना है। तो अल्टीमेटली लिक्विडेटर की जिम्मेदारी होती है, उसको मैं जिम्मेदारी देते अपॉइंट करके कि तुमको ये एसेट्स बेचना है और ये लायबिलिटी पे ऑफ करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब वो कंपनी उसको अपॉइंट करती है तो एक स्टेटमेंट बनाती है, उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और जो कि एस्टिमेटेड बेसिस पे बनता है। अब ये बैलेंस शीट जो कंपनी की थी वो तो बुक वैल्यू पे लिखी हुई है, ये एस्टिमेटेड बेसिस पे बना रहे, तो जो भी डिफरेंस आएगा आपका इस बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू में, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो आपने एस्टिमेटेड बेसिस पे बनाया, उसको रिकंसाइल करने के लिए हम यहां पे एक रिकंसिलेशन करने के लिए हम बनाते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। बेसिकली डेफिशिएंसी अकाउंट आपको बताता है कि क्यों डिफरेंस आए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में और क्यों बुक वैल्यू में डिफरेंसेस है, उसको रिकंसाइल करके देता है डेफिशिएंसी अकाउंट। इट मींस दैट कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो एक एस्टिमेटेड बेसिस पे मैनेजमेंट बनाता है, और ये जो बैलेंस शीट दी हुई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट में क्यों डिफरेंस आ रहा है, उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। और जब फिर लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो वो लिक्विडेटर क्या करता है, एक वहां पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या चीज होती है, हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसका मतलब तीन चीज तो हमको यहां पे दिख रही है जो हमको पढ़ना है, जो रिवाइज करना है। पहली चीज है हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दूसरी चीज हम लोग की रहेगी डेफिशिएंसी अकाउंट की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और ये इसमें जो बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए हम लोग बनाते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। और फिर जब ये लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, तो लिक्विडेटर जब अपॉइंट होगा तो लिक्विडेटर को हमको क्या करना है, लिक्विडेटर को कमीशन या रेम्यूनरेशन देंगे, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी हमको पढ़ना रहेगा, कमीशन। ओके, अब यहां पे ये जो बनाता है लिक्विडेटर, क्या बनाता है, लिक्विडेटर बनाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो कि ये बताता है कि रिसिप्ट और पेमेंट बेसिस पे, तो मैं आगे बात करूंगा तभी। और उसके बाद हमको जो दूसरे टॉपिक्स पढ़ना, दैट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अब इसको ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मुझे पढ़ना कितनी चीज, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी एक्ट में, उसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में बनाया जाता है। फॉर्मेट आपके ऑलरेडी रिवीजन नोट्स पे प्रिंटेड है, उसके अलावा हम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहां पे भी आपको फॉर्मेट में समझाते जाऊंगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाया जाता है हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, वो किस तरीके से बनाया जाता है, और कमीशन रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन कैसा करा जाता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है, उसके क्या रूल्स है, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसमें सारे एडवांस अकाउंटिंग के रिवीजन लेक्चर्स आगे आएंगे जो नवंबर 23 एग्जामिनेशन के लिए, और साथ में बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस भी दूसरे आते जाएंगे। तो हम रिवीजन हमारा शुरू करते वन बाय वन कि भाई वाइंडिंग अप मतलब होता है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि आपने एसेट्स को बेचे और आपने डेटर्स जो थे उससे पैसे कलेक्ट करे। एसेट्स को बेचे आपने, लाइक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, उनको बेचे, और उसके बाद आपने डेटर से कलेक्शन भी करे तो आपके पास पैसा आ गया। फिर आपने लायबिलिटीज पे ऑफ करे। हमेशा पहले बाहर वालों को अपन लायबिलिटीज पे ऑफ करते, उसके बाद अपन
शेयर होल्डर्स को देते हैं। बाहर वाले मतलब उसका भी एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। सो बाहर वाले जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, लोन आपने लिए वो, उसके बाद एक उसका भी ऑर्डर ऑफ पेमेंट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी पेमेंट करी जाती है प्रेफरेंशियल एंड देन इक्विटी शेयर। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट हम लोग देखेंगे आगे किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो रिवाइज करे जा रहे हैं दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या चीज होती है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो उसमें बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एस्टिमेटेड बेसिस पे मैनेजमेंट बनाता है कि कंपनी लिक्विडेट जब होंगी, अगर हम एसेट्स बेचेंगे तो अंदाजन वो एसेट्स हम लोग कितने में बेचेंगे वो हमको डिस्कस करना रहेगा, और लायबिलिटीज जो है वो पे ऑफ करना रहेगा। तो उसको अब देखेंगे किस तरीके से बनाना। वैसे तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपके नोट्स में ऑलरेडी प्रिंटेड है, यहाँ पे आपके नोट्स में यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटेड है, यहाँ पे ठीक है, ऑलरेडी आपके नोट्स में यहाँ पे प्रिंटेड है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे तो मैं वहीं पे क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व भी करेंगे, और उसका जो फॉर्मेट होता है मैं वहीं आपसे डिस्कस भी करूंगा। तो सबसे पहले आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड एज वेल एज डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, क्या होता है डेफिशिएंसी अकाउंट वो हम लोग यहां पर बात करेंगे। सो अब देखेंगे आप, एक्स लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन on 1st of April 2021 the following balances are extracted from its books on that day। अब उसने दिया कि उसकी वॉलंटरी लिक्विडेशन पे क्या, तो उसकी बुक्स जो है उतनी ये बैलेंसेस बता रहे। अब क्या कह रहे हो, मशीनरी 90,000, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज 1,20,000, स्टॉक 3,000, डेटर्स 1,50,000, इन्वेस्टमेंट 18,000, कैश इन हैंड 3,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, व्हाट डज इट मीन डेबिट बैलेंस, वो लॉस है आपका 1,20,000। शेयर कैपिटल 24,000, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 2,40,000, डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज 1,50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 54,000, creditors 60,000. The following assets are valued as under: machinery 1,80,000, leasehold properties 2,18,000, investment 12,000, stock 6,000, debtors 1,40,000. The bank overdraft is secured by deposit of title deeds of leasehold properties. There were preferential creditor amounting rupees 3,000 which were not included in creditor of rupees 60,000. Prepare statement of affairs to be submitted to the meeting of members or creditor. तो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैनेजमेंट बनाता है वो जरूरी नहीं कि वो लिक्विडेटर को ही दे, वो लिक्विडेटर को तो बताता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एस्टिमेटेड बेसिस पे बनता है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि अभी हम रिवाइज करेंगे कैसे वो बनाया जाता है। लेकिन वो हो सकता है कि मेंबर्स को भी दे, आपने क्रेडिटर्स को भी दे, कि अंदाजे से जब हम एसेट बेचेंगे अंदाजन ये वैल्यू पे एसेट बिकेंगी। अब वन बाय वन हम उसको अपन समझते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि आपने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको लिखना कुछ भी नहीं, एक वर्ड नहीं लिखना, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे जो मेरी क्लास की जो पीपीटी रिप्रेजेंटेशन में हैंड रिटन नोट्स है वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, कंसेप्ट वाले जो थे सारे, ठीक है। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनना। अब वो क्या होता है, कहता हमसे कि जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो आप ध्यान से बात सुनेंगे। यहां पे क्या लिखे, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। व्हाट डज इट मीन एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, अगर ये बिकेगा तो कितने में बिकेगा, दैट इज एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। तो आपसे वो कहते हैं कि सबसे पहले यहां पे होता है इसका लिस्ट ए। व्हाट इज लिस्ट ए, कि एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, जो आपने प्लेज नहीं करे। अगर आप एक क्वेश्चन यहां पे देखते हो तो आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, द बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी वो आपने बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपकी लायबिलिटी उसके अगेंस्ट इसको सिक्योर्ड कर रखे, तो उसके अगेंस्ट आपने ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी दे रखे सिक्योरिटी के लिए, तो ये आपकी 2,18,000। तो लिस्ट ए में क्या आता है बेटा, जो आपकी जो नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, तो स्पेसिफिकली प्लेज जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी वो कहां पे आएगा, आपका लिस्ट बी में, ठीक है। अब ध्यान से, तो आप यहां पे ये जो है ये सारी यहां पे ये बुक वैल्यू लिखी हुई, बुक वैल्यू, ये जो है आपकी सारी क्या लिखी हुई, आपकी ये बुक वैल्यू लिखी हुई, और ये क्या है आपके नीचे, ये आपके एस्टिमेटेड बेसिस पे फिगर दी कि अगर इसको हम बेचेंगे तो कितने देंगे। ओके, अब देखो मशीनरी बोलते हैं कि मशीनरी की हम पाएंगे 1,80,000। तो लिस्ट ए में क्या लिखना है मेरे को, जो स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है, जो आपने सिक्योरिटी पे नहीं दे रखे, तो 1,80,000। सो यहां पर आप लिखिए, सबसे पहले आपने लिखे मशीनरी के आएंगे हमको 1,80,000। फिर यहां पे आपके है लीज होल्ड प्रॉपर्टीज वो आएगा सेकंड कैटेगरी, क्योंकि वो आपने उसके स्पेसिफिकली प्लेज कर रखे। इन्वेस्टमेंट के आएंगे 12,000 रुपए, तो आप यहां पे देखोगे इन्वेस्टमेंट के 12,000। फिर यहां पर अपने को स्टॉक के 6,000, डेटर्स के 1,40,000। तो स्टॉक के 6,000, डेटर्स के अपने कितने 1,40,000। फिर वहां पे आपसे कहता है वो कैश आपने ऑलरेडी पहले से, तो वो आप कंसिडर करें कैश ही नहीं, वो तो पहले से ही थे ना, 3,000 की कैश थी। तो टोटल आपकी एसेट से अंदाजन आपको 3,41,000 आएंगे।
अब लिस्ट बी में क्या आता है, लिस्ट बी में एसेट स्पेसिफिकली जो प्लेज है। तो आपके स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बताया कि लीज होल्ड प्रॉपर्टीज में बैंक ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट आपने दे रखे। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी को अगर मैं बेचूं तो अंदाजन में कितने में जाएगा, क्वेश्चन में कहता है कि वो जाएगा आपका अंदाजन 2,18,000 रुपए में। कितने में जाएगा वो, 2,18,000 रुपए में। तो 2,18,000 एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू जाएंगे। लेकिन ये किसके अगेंस्ट है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। किसके अगेंस्ट है, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आप यहां पे देखते हो अगर, सो बैंक ऑलवेज बैंक ओवर, ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्या होता है इसमें, आप यहां पर आप ये बता दो कि एसेट अगर ये बिकेंगी तो 2,18,000 आएंगे, लेकिन ये कौन सी लाइबिलिटी सिक्योर्ड इसके अगेंस्ट, आपकी ये बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आप जब पे करेंगे तो आपने बोला ये एसेट कितने की बिकेंगे, अंदाजन 2,18,000 की, लेकिन उसमें 54,000 तो बैंक ओवरड्राफ्ट अपने ले लेंगे, ठीक है। तो 2,18,000 में से 54,000 आप माइनस करोगे तो सरप्लस आपके पास बचा 1,64,000। कितना बचा, 1,64,000। तो आपके पास है 1,64,000 हुआ। तो ये 2,18,000 रुपए जरूर है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टीज आपकी गई, लेकिन जब आप इसको क्या करेंगे, लायबिलिटी सेटल करे बाद आपके पास कितना बचेगा, 1,64,000। तो ये होता है आपका 1,64,000। तो 3,41,000 प्लस 1,64,000 ये हो गया आपका 5,05,000। अब यहां पे उसने कंपनी एक्ट कहता है कि आप यहां पे और बायफर यहां पर ग्रॉस वैल्यू बताया। क्यों, कि आपने जो 1,64,000 बताया ये नेट था। ये क्या था आपका 1,64,000 आपका था नेट है, 1,64,000 क्या आपका नेट है। तो यहां पर उसने बताया कि भी आपको एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेज थी ये टोटल कितनी थी बेटा, 2,18,000 रुपए की। तो ये 2,18,000 रुपए आपने ये बताए, और ये जो आपका 3,41,000 जो आपको नॉट स्पेसिफिकली प्लेज था 3,41,000, तो ग्रॉस दैट इज 5,59,000। तो व्हाट इज दिस ग्रॉस 5,59,000, जो ग्रॉस होता है आपका 5,59,000 जो ग्रॉस है आपका, वो क्या चीज है, ग्रॉस है जो आपका 5,59,000। इट मींस दैट कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्ट नहीं हुआ 54, लेकिन आउटर कॉलम पे बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्ट करके आपने बताया, ठीक है। यहाँ पे 5,05,000 है या 554 आ रहा है, तो आप ऑब्जर्व करोगे, सॉरी 559, ये 559 है, 5,05,000 है, तो डिफरेंस देखो तो 54,000 का डिफरेंस, कितने का आपका 54,000 रुपीज का आपका यहाँ पे डिफरेंस है। ओके, से 54,000 का यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पर आपने नेट बताया 1,64,000, ठीक है, बट इंफॉर्मेशन के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली तो ग्रॉस का अमाउंट भी आपने इनर कॉलम में बताया। याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्ट हो गया। अब आपके टोटल एसेट बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्ट करे बाद अंदाजन आपके पास कितना पैसा आएगा, आपके पास आएगा 5,05,000 रुपए। अब अपन एक एक करके लाइबिलिटी पे ऑफ करना शुरू करते हैं। अभी ग्रॉस लाइबिलिटीज के बारे में बाद में बात करते हैं, और याद रखना एस्टिमेटेड बेसिस पे चल रहा है। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखते हो 5,05,000 रुपए आपके पास है, अंदाजन आएंगे। अब आपने सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर हमेशा आपका नील रहेगा। बोलेंगे सर क्यों सिक्योर्ड क्रेडिटर नील रहेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर जो आपका था ना, ये आप यहीं पे एडजस्ट कर ले। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में तो सिक्योर्ड क्रेडिटर था हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि सिक्योर्ड था वो हमारी लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो 54,000 आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर था, तो वो आपका हमेशा ये नील आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी यहां पे उसको एडजस्ट कर लेते। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर आपका कितना है, 0। उसके बाद आपका नंबर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। आप बोले सर लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का नंबर मतलब क्या होता है, हम आगे देखेंगे। कुछ स्पेसिफिक लिस्ट है 6-7 लोगों की, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लोग हैं, प्रेफरेंस दिया गया। क्रेडिटर में भी प्रेफरेंस दिया, तो क्रेडिटर में सबसे बड़े कौन है ना, सबसे बड़े कौन है, अगर 3 भाई है वो, तो सबसे बड़े कौन है, ये है, ये सबसे बड़े सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद नंबर आता है बेटा, अरे भाई इसके बाद किसका नंबर आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, और उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। तो कितने लोग हैं, ये 3 लोग हैं। तो सबसे पहले ये एक है आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये है फिर आपके यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद है फिर आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और उसके बाद है अपना लास्ट चिंटू यहाँ पे अपना कौन, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो सबसे पहले किसको एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को। सिक्योर्ड क्रेडिटर भैया तो यहाँ पे एडजस्ट हो गए ना अपने 54। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है आप जानना चाहो, अब रिविजन कर रहे हो, पता मैं आगे बताऊंगा। 6-7 लोग आते प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, ऊपर डिस्कस करेंगे आगे, उनकी पेमेंट करी जाती है। तो आपने बोले कि ठीक है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन में आपको उसने बोला कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने, पढ़ो यहाँ पे, देयर वे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अमाउंटिंग टू रुपीज हाउ मच 3,000, जो कि कहते हैं कि इंक्लूड नहीं है क्रेडिटर, मतलब ये जो क्रेडिटर आपको यहाँ पे 60,000 रुपए दिया है ना उसने ऊपर में, वो 60,000 रुपए में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000 रुपए के इंक्लूड नहीं है, मतलब वो 60,000 अलग है अपने और ये 3,000 अलग है। तो 3,000 आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कौन आते पर आगे बात करेंगे, मगर क्वेश्चन में बोला है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने का, 3,000 का। तो ये आपके 3,000 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो 5,05,000 रुपए से आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को दी 3,03,000, तो बचा कितना आपका 5,02,000 रुपए। कितना बचा 5,02,000। उसके बाद जो नंबर आता है लीज डी में आपके डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। व्हाट डू मीन बाय डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, जिनका कोई स्पेसिफिक कोई एक चीज पे चार्ज नहीं, फ्लोटिंग है हर एसेट पे। जब आपका स्पेसिफिक चार्ज है तो सिक्योर्ड हो जाता है,
तो डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज मतलब यहाँ पे एक पे स्पेसिफिक नहीं, अगर एक पे स्पेसिफिक हो तो सिक्योर्ड कैटेगरी में आ जाता है बेटा। तो यहाँ पे आपके डिबेंचर होल्डर देखो क्वेश्चन में कितने, ये आप देखेंगे डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज दैट इज 1,50,000। तो आपका यहाँ पे आ गया, आपने 1,50,000 माइनस करे अपन लाइबिलिटी, अब आपके पास बचा 3,52,000। याद रखना लिस्ट ए में किसका लिखे थे अपने सर, लिस्ट ए में लिखे थे एसेट विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, लिस्ट बी में लिखे एसेट विच आर स्पेसिफिकली प्लेज, लिस्ट सी में लाइबिलिटी आई आपकी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लिस्ट डी में डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। अब उसके बाद बचे अपने 3,52,000। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, व्हाट इज दिस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब होता है कि भाई जिसको कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उसके मतलब वो क्रेडिटर्स को अपने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे रखे थे। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन से आपके यहाँ पे क्वेश्चन में क्रेडिटर है, जो मतलब जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है, जो सिक्योर्ड नहीं, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कैटेगरी में वाले क्रेडिटर्स आ जाते हैं, दैट इज 60,000। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी लाइबिलिटी, लेकिन वो सिक्योर्ड था, ये 60,000 है जो अनसिक्योर्ड है, और ये जो 3,000 रुपए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है आपके। तो आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 60,000 रुपीज, तो आपने 60 माइनस करते हो आया आपका 2,92,000। अब ये ग्रॉस क्या, मैं इस पे बात करता हूं, फिक्र मत कर, 2,92,000। अब अपन ने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी दे दी। अब कौन बचे, बाहर वाले हो गए अपने, सिक्योर्ड हो गए, अनसिक्योर्ड हो गए, डिबेंचर होल्डर गए, ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सब हो गए। अब किसका नंबर आता है, शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स में बेटा सबसे पहले नंबर आता है प्रेफरेंशियल होल्डर। प्रेफरेंशियल होल्डर का नाम ही होता है कि उसको प्रेफरेंस दिया जाता है दो चीजों में। कौन सी दो चीजों में, कि डिविडेंड इक्विटी के पहले दिया जाता है, इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप आप इक्विटी के पहले पेमेंट प्रेफरेंशियल होल्डर को दिया जाता है, इसीलिए पहले प्रेफरेंशियल होल्डर को देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल होल्डर नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ, इसीलिए यहाँ पे 0 लिखा है। तो 2,92,000 माइनस 0, 2,92,000। अब प्रेफरेंशियल आपके इक्विटी शेयर होल्डर आपको क्वेश्चन में दे रखे, कितने के इक्विटी शेयर होल्डर आपके, 2,40,000 रुपए के, 2,40,000 रुपए के इक्विटी शेयर होल्डर। तो 2,40,000 रुपए कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर ये आपके यहां पर आ गए। तो उसके बाद बचता है अपना कितना, 52,000 का हमारे हिसाब से सरप्लस आ रहा है। तो एस्टिमेटेड बेसिस पे हमारे मतलब मैनेजमेंट ने बना, उनके हिसाब से एस्टिमेटेड बेसिस पे 52,000 बचेंगे सब पेमेंट करके। तो आखिरी में कुछ बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को दी जाता है। वो अमलगमेशन चैप्टर में जो वेंडर की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो अपन देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट कैसी क्लोज करी जाती है। लेकिन यहाँ पे हमको एस्टिमेट बेसिस पे बना था। सबसे पहले लिस्ट में हमने लेके जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेज नहीं थी, एसेट भी जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेज थी। फिर आपकी लिस्ट सी में आता है आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लिस्ट डी में आता है डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, लिस्ट ई में आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद ई एफ में आता है आपके प्रेफरेंशियल होल्डर, जी में आता है आपके इक्विटी शेयर होल्डर, और आगे जो भी बच गया दैट इज सरप्लस, अगर कम गया तो दैट इज डेफिशिएंसी, वो आता है आपका लिस्ट एच में। अब आगे मैं बढ़ता हूं, लेकिन उसके पहले ये ग्रॉस लायबिलिटी क्या उसको समझ लेना। एज इट इज बेटा, जो आपने यहाँ पे जैसे 3,000 रुपए यहाँ लिखे, तो यहाँ पे आपने 3,000 रुपए लिखे। अब प्रेफरेंशियल ये आपने डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज आपका 1,50,000 है, तो आपने 1,50,000 यहाँ पे लिखे, और यहाँ पर आप लोग 60,000, तो ये आपका यहाँ पे 60,000 लिखे। ओके, एंड आई एम रियली सॉरी, आई नो कि लेक्चर थोड़े से रिवीजन लेक्चर्स में अपलोड करने में थोड़ा सा गैप आ गई अभी बीच में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बहुत सारी चीजें इतनी चल रही थी साथ में कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन यू डोंट हैव टू वरी, अब लेक्चर्स आपके आते जाएंगे और अब आप साथ साथ में रिवीजन करते जाना बेटा। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अब आपका यहाँ पे एक और चीज देखो, अब यहाँ पे आपने 0 लिखे ना, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आपने ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को यहाँ पे आपने एडजस्ट कर लिए थे। अब ये जो आपका 54,000 यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी लिख रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे ग्रॉस एसेट लिखे थे ना, यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी, तो 54 इसलिए यहाँ पे नील लिखे क्योंकि ऊपर एडजस्ट कर रहे, लेकिन ग्रॉस लिख रहे तो ग्रॉस में अपने को यहाँ पे लिख के बताना रहेगा। सिंपल, बड़ी सिंपल सी चीज, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, यहाँ पे ग्रॉस एसेट ग्रॉस लायबिलिटी, इसमें यहाँ पे आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर इसमें एडजस्ट नहीं करो, उसने यहाँ पे लिखा, तो डिफरेंस ग्रॉस एसेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी आप करोगे ना, 5,59,000 माइनस 2,67, ये 292 जितना यहाँ पे सरप्लस आ रहा है उतना ही बचेगा। सेम चीज है यहाँ पे ग्रॉस एसेट में क्या है, बहुत कॉमन सी चीज है। ग्रॉस एसेट में क्या, यहाँ पे ग्रॉस एसेट में क्या आ रहा है, यहाँ पे जो ग्रॉस एसेट में जो है आपका, इसमें आपने ये जो आपके सिक्योर क्रेडिटर्स को एडजस्ट नहीं करते, कोई बात नहीं, इनर कॉलम में इंफॉर्मेशन के पर्पज से बताए। अब उसके बाद यहां पर जस्ट 1 मिनट, ओके ठीक है, आवाज तो नहीं आ रही ना, आ रही है नहीं आ रही, और मेरे 3 year old डॉटर वो आवाज दे रही है, इस 1 मिनट। ओके, सो यहां पे आप लोग ये ग्रॉस एसेट थी 5,59,000 की, और यहां पे आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, 2,67,000। तो आपने बहुत सिंपल सी चीज है, आपने यहाँ पे लाइबिलिटीज जो थी आपकी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 54 का, वो आपने नहीं माइनस करे और यहां पे बता दी, इसलिए यहाँ पे सरप्लस 292 जो ऐसे भी कैलकुलेट करके आ रहा है, यहाँ पे ग्रॉस एसेट माइनस ग्रॉस लाइबिलिटी वो 292 आपका आ रहा है।
ओके, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लेकिन हमने तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सर बना ली, लेकिन हमारे हिसाब से तो यहां पे सरप्लस आ रहा है 52,000 का। लेकिन जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट देखते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट में तो मुझे यहाँ पे लॉस दिख रहा है 1,20,000 का, डेबिट बैलेंस है। तो लॉस दिख रहा है मेरे को 1,20,000 रुपए का। जब 1,20,000 रुपए का लॉस दिख रहा है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में तो 1,20,000 का लॉस है, लेकिन मैंने जब अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बताया वहां तो सरप्लस दिख रहा है मेरे को। कितने का सरप्लस दिख रहा है मुझे यहाँ पे? मुझे यहाँ पे सरप्लस दिख रहा है 52,000। तो ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एस्टिमेटेड बेसिस पे बना है। अगर वो एसेट बिकेगी तो अंदाजन कितने में बिकेगी, एस्टिमेटेड बेसिस पे। तो हम लोग रिकंसाइल करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट में लॉस आ रहा है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या दिख रहा है बेटा आपको? सरप्लस दिख रहा है 52,000। तो उसको रिकंसाइल करेंगे। अब एक एक करके आप ध्यान से समझते जाएंगे। तो मैंने एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया जिसको एड्रेस फॉर्मेट में हमको करना है, इंस्टीट्यूट वैसे ही करती है। अब डेफिशिएंसी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट कितनी बेटा आपकी? 1,20,000। तो डेफिशिएंसी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपकी 1,20,000 है। ओके, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। तो ये लॉस है, ये लॉस है। अब अपन कंपेयर करते हैं यहां पे, ठीक है, कंपेयर करते हैं यहां पे। यहां पर अब आप मेरी बात देखना, सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुना। मशीनरी कितने का बेटा यहाँ पे? तो ये बुक वैल्यू 90,000 रुपए, लेकिन आपने मशीनरी कितने की लिखी? ये मशीनरी कितने की आपकी? ये मशीनरी हमारी कितने की? 90,000 रुपए की। लेकिन अपन ने बुक में कितना लिखे उसको? अपन ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कितने? 1,80,000। अब मेरे को बताओ, जो आपने 90,000 रुपए जो आपकी मशीनरी बुक वैल्यू थी, लेकिन 1,80,000 रुपए आपने यहां पे लिखे, तो आपने ज्यादा लिखे ना। तो अगर वो ज्यादा बिकेगी, आप मेरे को बताओ, 90,000 की चीज 1,80,000 में अगर बिकती है तो कितने का प्रॉफिट होगा? 90,000 रुपए का। तो 90,000 रुपए का मेरे को प्रॉफिट होगा। 90,000 रुपए का मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं वो प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट में लेकर, थोड़ा ध्यान से, अगर मैंने कहा कि 90,000 की चीज 1,80,000 में बिक रही है, तो उससे मुझे एक बताओ कि उस 90,000 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाता हूं, तो मेरा डेफिशिएंसी मतलब ये डेफिशिएंसी है जो पीएनएल अकाउंट में था, ये डेफिशिएंसी जो पीएनएल अकाउंट में था, ठीक है। अभी डेफिशिएंसी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 1,20,000 रुपए की। तब आप खुद सोचो, अगर मैं 90,000 रुपए के प्रॉफिट को पीएनएल में लेके जाता हूं तो लॉस बढ़ेगा कि कम होगा? लॉस आपका कम होगा। तो लॉस आपका कम होगा तो अपने को क्या करना रहेगा? यहाँ पे लॉस कम होगा तो उसको माइनस करेंगे 90,000 रुपए। तो जब भी लॉस बढ़ेगा बेटा, जब भी लॉस आपका बढ़ेगा तो उसको ऐड करना, जब भी लॉस कम होगा तो उसको क्या करना रहेगा? अपने को माइनस करना रहेगा। अब ध्यान से सेकेंड अगर अपन यहां पे देखते तो यहां पे आपका ये कितना, आपका लीज होल्ड प्रॉपर्टीज कितना बेटा? 1,20,000 की। लेकिन आप उसको बेचने जाते हो, आप उसको बेचने जाओगे तो अंदाजन आपने 1,20,000 की चीज आपने बोले 2,18,000 में बिकेगी, तो 2,18,000 1,20,000 ये कितना आपका? 98,000। तो 98,000 रुपीज का क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 98,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा अगर वो बिकता है तो अंदाजन। तो मेरे को तो 98 प्रॉफिट को पीएनएल में लेके जाऊंगे तो लॉस बढ़ेगा कि कम होगा? लॉस कम होगा। तो यहाँ पे आप उसने देखो क्या करा उसने, ये 98,000 रुपीज को उसने क्या किया? यहाँ पे माइनस किया, क्योंकि लॉस, ये लॉस है, डेफिशिएंसी, लॉस क्या होगा? कम होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक जो आपका, स्टॉक कितने का आपका? स्टॉक जो है आपका यहाँ पे, स्टॉक जो है आपका, वो स्टॉक है आपका 3,000 रुपए का। अब वो आपने यहाँ पे देखिए स्टॉक बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? अंदाजन 6 में। तो 3 की चीज 6 में बिकेंगी तो 3 का फायदा होगा। तो फायदा पीएनएल में जाएगा तो लॉस बढ़ेगा कम होगा? लॉस कम होगा, लॉस कम होगा। तो देखो उसने क्या किया यहाँ पे? 3,000 रुपए को उसको क्या किया उसने? यहाँ पे माइनस किया है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपका डेटस। अब डेटस कितने के बच्चे? यहाँ पे डेटस अगर देखो तो 1,50,000 रुपए के डेटस है, लेकिन आप कितने कलेक्ट करो? 1,40,000 के। तो 1,50,000 के डेटा से 1,40,000 अपन कलेक्ट करेंगे तो 10 का नुकसान होगा, तो लॉस मेरा बढ़ जाएगा। लॉस बढ़ेगा तो डेफिशिएंसी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। तो आप उसको ऐड करोगे, ये 10,000 उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो लॉस बढ़ेगा तो ऐड करना, अगर लॉस कम होगा तो उसको क्या करना रहेगा? अपने को माइनस करना रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से उसके बाद यहाँ पे फिर आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका 18,000 रुपए का। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अंदाजन कितने का बिकेगा? 12। तो 18 की चीज 12 में बिकेगी तो 6 का क्या होगा बेटा? नुकसान होगा। तो आपकी डेफिशिएंसी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। तो वो 6,000 रुपए का अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे, 6,000 रुपए को। उसके बाद यहाँ पे ओके, उसके बाद ध्यान से सारी चीजें अपन ने कर ली, फिर तो कैश था, ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था ना 3,000, सॉरी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो था ना 3,000 रुपए का, वो आपने ऊपर यहाँ पे लिखे ही नहीं, मतलब बुक्स में नहीं लिखा गया, तो बाद में बोला गया। उसने बोला भी कि 60,000 में वो आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड नहीं है। मतलब अगर मैं अब मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं जब उसको लिखूंगा तो मेरा 3,000 रुपए से लॉस बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। क्या आपने पहले बुक्स में लिखा नहीं, अब लिखोगे तो लॉस आपका बढ़ेगा।
तो आपने यहाँ पे 3,000 रुपए को भी क्या करे, उसमें ऐड करे। तो आपने यहाँ पे ऐड करके 19,000 आया टोटल। ये लेस वाला आइटम 1,91,000, तो ये देखो यहाँ पे 52। तो डेफिशिएंसी बुक्स में कितनी थी, 1,20,000, और यहां पर कितना है बेटा 52 बराबर सरप्लस। तो आपने क्या कर ली बच्चों, रिकंसाइल कर ली, रिकंसाइल अपन ने उसको यहां पे कर ली। ओके, अब अपन देखते हैं यहां पे कि लिक्विडेटर्स, ये अपन ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और अपना डेफिशिएंसी के बारे में बात की, लेकिन मैं उसमें आऊंगा, मैं क्या कहते हैं उसको, लिक्विडेटर स्टेटमेंट, आपका लिक्विडेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है, उसमें मैं आऊंगा। लेकिन इसके पहले कुछ बेसिक चीजें आप समझना रिलेटेड टू कमीशन अपन यहां पे डिस्कस करिए। मैंने कहा यहां पे ये आपका मैनेजमेंट है, ठीक है। अभी लिक्विडेटर को अपॉइंट कर, तो लिक्विडेटर फ्री में तो काम नहीं करेगा ना, आके एसेट बेचेगा, लायबिलिटी फिर वो पे ऑफ करना रहेगा, तो फ्री में तो काम नहीं करेगा कंपनी का, अपने जेब से नहीं पैसा देता, वो कंपनी की एसेट बेच के लायबिलिटी पे ऑफ करता है, लेकिन उसको जिम्मेदारी दी जाती है। अब वो फ्री में तो नहीं काम करेगा, तो उसको क्या कहा गया कि भाई, उसको बोला कि वो तो बोलेगा ना कि मैं जब अपॉइंट होता हूं मुझको कुछ दो, उसको अपन जो कमीशन, जो रेम्यूनरेशन देते तो कैलकुलेट जनरली कैसे होता है। तो कमीशन क्या होता है जनरली, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपसे कहता है कि ऑन द एसेट रियलाइज, ऑन द एसेट रियलाइज, ऑन द एसेट रियलाइज का मतलब होता है यहां पे कि जो आप एसेट, क्वेश्चन में आपको देगा कि जो एसेट बिक रही है उसके ऊपर 2%, 3% कमीशन दो, ऐसा क्वेश्चन में कहेगा आपको। या उसके अलावा वो कह सकते हैं कि अमाउंट पे टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जो भी आपने अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है उसको अपन आगे अभी बात करने वाले हैं। तो अमाउंट पेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो अमाउंट जो आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जो पे कर रहे हैं उसके ऊपर हो सकता है कि आपको बोलेंगे कमीशन कैलकुलेट करो। अमाउंट पे टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, आपने जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करो उस पर 100% कमीशन दो। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको देगा कि कभी कभी ये भी बोलते हैं कि जो आपने मेंबर्स को पे करे, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना है उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट करो, कभी कभी वो भी आपको ये कहता है। अब यहाँ पे कमीशन का मतलब करें, कमीशन किसके ऊपर बोल सकता है, हो सकता है कि जो आपके एसेट जो बेचा है रियलाइज उसके ऊपर बोलेगा कि कमीशन दे दो लिक्विडेटर को, या बोलेगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जो पेमेंट दे दो उस पर दे दो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पेमेंट दे दो उसके ऊपर कमीशन दे दो, कभी ये भी बोलते हैं कि मेंबर्स को जो पे करो उसके ऊपर भी कमीशन दो। तो जैसे ही हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे उसके अकॉर्डिंगली हमको कैलकुलेट करना रहेगा, लेकिन उसमें एक सफिशिएंट और इनसफिशिएंट फंड का एक फंडा आता है, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे वो फंडे अपन यहीं पे क्लियर होगा। देखो अभी क्या कह रहे थे, लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी इज एंटाइटल्ड टू ए रेम्यूनरेशन ऑफ 2% ऑन एसेट रियलाइज, मतलब उसे क्वेश्चन में बोला कि 2% कमीशन दो, किसके ऊपर 2% कमीशन, जो एसेट रियलाइज हो रही उसके ऊपर 2% कमीशन हमको देना है। और वो कहता है कि आपको 3% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जो अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर है उसको जो अपन पेमेंट करें उसके ऊपर कितना कमीशन देना, अपने को 3% कमीशन देना। मतलब क्वेश्चन में बोला उसने कि 2% जो एसेट रियलाइज पे हुआ और 3% जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को उसके ऊपर अपने को कमीशन देना। अब आगे क्वेश्चन में बोला कि एसेट रियलाइज कितनी की आपकी, यहाँ पे क्वेश्चन में बोलते हैं कि 10 लाख रुपए की एसेट रियलाइज है, तो बड़ा सिंपल है, 10 लाख रुपए पे 2% कमीशन। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 2% कमीशन उसने कैलकुलेट, 10 लाख है उसके ऊपर 2% कमीशन, तो 10 लाख के 2% यहाँ पे कैलकुलेट हो गया 20,000 रुपए, सिंपल था। अब वो कहता है amount available for distribution to unsecured creditor before paying liquidators remuneration is rupees 4,12,000. Calculate liquidators remuneration if the surplus is insufficient to pay off unsecured creditor. अब ध्यान से आप मेरी बात सुनो, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब मैं कहता हूं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई यहाँ पे कि मेरे को 10 लाख की एसेट रियलाइज है उसके ऊपर 2% कमीशन मेरे को देना था, मैंने 10 लाख पे 2% कैलकुलेट करा, वो आ गया 20,000 रुपए। लेकिन क्या हो गया, एक आप देखोगे आगे भी चल के ऑर्डर ऑफ पेमेंट होती है, उसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले। अब जो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट होती है उसमें देखिए एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का नंबर आता है। अब वैसे तो रेम्यूनरेशन सबसे ऊपर रहता है, बेबी मैं आपको सिखाऊंगा, तो उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का नंबर था। लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो भी आप दोगे अमाउंट उसका 3% हमको किसको देना है, लिक्विडेटर को देना। अब आप मान लो मेरी बात कि अगर मैं कहता आप समझ लो कि आप हो लिक्विडेटर, मान लो कि आप हो लिक्विडेटर, मेरे सामने यहां पे एक बैठे हुए यहां पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो मेरे पास टोटल है सपोज मेरे पास ये टोटल अमाउंट जो है 4,12,000 रुपए। मैंने क्या कहा कि ये जो टोटल अमाउंट मेरे पास है बच्चों ये कितना है, ये है 4,12,000 रुपए। तो 4,12,000 रुपए मेरे को पे करना है। अब 4,12,000 रुपए जब मेरे को पे करना है, मेरा 4,12,000 ही है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जब मैं पे कर दूं ये मेरे पास सफिशिएंट फंड नहीं, क्वेश्चन उसने क्या करा कि इनसफिशिएंट फंड है, मतलब जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मुझे पे कर रहा था उससे कम पैसा मेरे पास है। अब वो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में नंबर आता है, पहले किसका, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा होता है ना, घर पे कोई चीज बनी सबसे पहले बड़े भाई उस पर तो छोटों को चमका दे, मेरा नंबर है, तो फिर बड़ा वाला सबसे पहले लेता है भैया, उसके बाद फिर वो दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे घर पे भी हायरार्की रहती है ना अपनी। पापा ने बोले पानी दो तो बड़े बेटे को बोले पानी दो,
तो फिर वो बड़ा वाला उससे छोटे भाई को या छोटी बहन को बोलता है इशारा पानी, फिर वो छोटा वाला उससे छोटे को इशारा करके, वैसी ऑर्डर ऑफ पेमेंट है अपनी। तो यहाँ पे अनसिक्योर एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट अपन देखेंगे कि यहाँ पे एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जब हम पे करें सफिशिएंट फंड इनसफिशिएंट, पैसा बचा ही नहीं है, उसका नंबर आया तो हमने बोला 4,12,000 रुपए अब मैं तुमको देता हूं। लेकिन 4,12,000 रुपए जब उसको अपन देने लगे, है ना, 4,12,000 रुपए जब उसको अपन देने लगे तो अचानक से आपको लिक्विडेटर आप शोर मचाने लगे, बोले ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को 4,12,000 रुपए दे रहे हो, लेकिन उससे पहले तो मेरा हक बनता है। बात तो सही है, आप ऑर्डर ऑफ पेमेंट में देखोगे सबसे पहले बड़े भाई का हक था, उसके बाद चॉकलेट अगर आई होता है ना अपन डिस्ट्रीब्यूट करते, बड़ा भाई पहले अपना हक जमा लेगा, फिर उसके बाद छोटे कैसे ऑर्डर ऑफ रहा। अब ऑर्डर में वो बात अलग है, छोटा भाई शोर मचा के ले लेगा, मगर समझो इस चीज को कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट में पहले अपन लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दे, उसके बाद फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का नंबर बाद में आता है। मगर 4,12,000 पूरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मैं दे दूंगा तो फिर तो भाई वो लिक्विडेटर तो बोलेंगे आपके 4,12,000 इनसफिशिएंट फंड था। अगर आपने 4,12,000 पूरा अगर लिक्विडेटर को दे दी तो उसके सॉरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दे दिए तो फिर तो लिक्विडेटर को देने के लिए बचा नहीं। इसीलिए 4,12,000 रुपए में से मेरे को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भी देना है और लिक्विडेटर को भी देना है। इसका मतलब वो 4,12,000 रुपए मेरे 100 नहीं में परसेंटेज में 100 नहीं में 103 है। क्यों कि ये 4,12,000 रुपए इसमें से मुझे 100 हिस्सा किसको देना है, लिक्विड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, और 3 किसको देना है, मेरे को लिक्विडेटर को देना है, ठीक है। अब ये एक मतलब ये 100 नहीं है 4,12,000, ये 103। क्यों कि इसमें से 100 मेरे को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देना है और मेरे को 3 किसको देना है, लिक्विडेटर को। तो यहां पे ये जो 4,12,000 रुपए ये 103 है। ये कितना 103 है तो 3 कितना, तो 4,12,000 अगर 103 है तो 3 कितना, तो आता है आपका 12,000। एक चीज ख्याल रखना क्योंकि इनसफिशिएंट फंड है इसलिए मुझे ऐसा कैलकुलेट करना पड़ा कि 4,12,000 में से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भी देना और मेरे को लिक्विडेटर को भी देना। लेकिन वो क्वेश्चन में बोलता है कि सफिशिएंट फंड है, तो फिर मैं ऐसा नहीं कहता कि 4,12,000 103 है, फिर मैं कहता 4,12,000 का 3% में बराबर कैलकुलेट करके दे देता था लिक्विडेटर को, क्योंकि सफिशिएंट फंड था, पैसा बहुत रखा हुआ है। लेकिन इनसफिशिएंट फंड रहा, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास पैसा अगर हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पूरा दे देंगे हमारे पास पैसा बचेगा नहीं। किसको नहीं बचेगा देने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं बचेगा देने के लिए, किसको, लिक्विडेटर को। तो इसीलिए इनसफिशिएंट फंड है तो हमको उसी फंड में से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भी देना है और लिक्विडेटर को भी देना रहेगा। समझ में आई चीज आपको। लेकिन सफिशिएंट फंड बोला तो फिर ये वाला फंडा नहीं आता कि अगर 4,12,000 103, 4,12,000 का मैं नॉर्मल 3% कैलकुलेट करके दे देता हूं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें ना ध्यान से समझना, उसमें अपने सफिशिएंट फंड है। अब देखो क्या कह रहे क्वेश्चन, द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन एट 2%. The liquidator is entitled to receive remuneration at 2% on the asset realized, 3% on the amount distributed to preferential creditor and 3% on the amount paid to unsecured creditor. अब देखो उसने क्या बोला कि 2% आप कमीशन दो एसेट रियलाइज पे, 3% आप कमीशन दो अमाउंट पेड जो आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को दिए उस पे, और 3% आप अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर उसके पे आप 3% देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है आपकी कि यहाँ पे कहता है कि एसेट वेयर रियलाइज, अब ध्यान से समझना कि 2% अपने को कमीशन देना जो एसेट रियलाइज उस पे, 3% कमीशन लिक्विडेटर को देना जो आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जो पेमेंट करे, और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करे उस पे भी 3% देना है। तो वो कहते हैं हमको द एसेट वेयर रियलाइज फॉर ₹45 लाख अगेंस्ट विच द पेमेंट वाज मेड 1 by 1। तो आपने 45 लाख रुपीस की एसेट रियलाइज हुई तो उस पे कितने परसेंट देना है अपने को, 2%। तो यहाँ पे फट से कैलकुलेट कर लिया उसने कि 45 लाख का 2% वो आता है आपका 90,000। तो 45 लाख का 2% कितना आता है आपका, दैट इज 90,000। उसको आपने 2% वहां पे दे दिए। अब आगे कहते हैं कि 3% ऑन पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करने पे 3%। तो यहां पे देखेंगे आगे बोलता है अगेंस्ट विच द पेमेंट वाज मेड एज फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 50,000, सिक्योर्ड क्रेडिटर 15 लाख, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का आपने पे कितना करे 1,25,000। 1 by 1 तो 1,25,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करे उसका 3%। तो आपने 1,25,000 रुपए का 1,25,000 रुपए का आपने 3% यहां पे ले लिया, वो आ गया आपका 3,750। अब वो कहता है आगे आपने और पेमेंट्स आपने करते गए। द अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अपने को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पेमेंट करना था, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करना था, 15 लाख रुपए। तो भाई वो सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट क्वेश्चन में बोला नहीं, तो अपन वो कैलकुलेट करेंगे। तो अपने पास आए कितने एसेट रियलाइज करने पे 45 लाख। अब समझना 45 लाख रुपीज एसेट बेचने पे अपने पास आए, उसमें से आपने एक एक करके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करे 50 के, 15 लाख रुपए सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 50 के, 15 लाख रुपए आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आपने पे करे। उसके बाद फिर यहाँ पे
सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए आपने 15, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के आपने कितने पे करे 1,25,000। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को आपने 1,25,000 पे करे और आपने रेम्यूनरेशन भी पे करे ना, ये 90,000 रुपए ये रेम्यूनरेशन और ये आपने 375 रेम्यूनरेशन पे करे। ये सारी पेमेंट करे बाद आपके पास बच रहा कितना है 27 लाख, आपके पास बच रहा कितना 27,31,250। लेकिन मेरे को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देना कितना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मेरे को 15 लाख रुपए देना। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मुझे देना कितना है 15 लाख रुपए, मेरे पास है कितने 27,31,250। मतलब मेरे पास सफिशिएंट पैसा है उसको देने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आप देखोगे 15 लाख रुपए जो है उसका नॉर्मल मैंने 3% लिया। आप बोलेंगे नहीं नहीं सर 15 लाख अगर 103 तो 3 कितना, ऐसे कैलकुलेट करो। नहीं, अरे भाई मैंने उसको 15 लाख उसको दे दूंगा ना, उसके बाद भी मेरे पास पैसा बच रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को 3% रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर को देने के, जो ऑन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। इसीलिए यहां पे 15 लाख का नॉर्मल है। जब ये सफिशिएंट फंड था तो डिवाइड बाय 100 किया, यहां पे इनसफिशिएंट फंड था इसीलिए उसने यहां पे डिवाइड बाय 103 किया था। इस चीज को आप एग्जामिनेशन में ख्याल रखना। अब उसके बाद यहां पे हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमने क्या क्या देख लिया अभी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हमने रिवाइज करी, डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होता है, हमने रेम्यूनरेशन के बारे में बात करी। अब ख्याल रखना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या चीज होती है इसको अच्छे समझना। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो चीज होता है कि जिसको आप दूसरे क्रेडिटर्स के कंपेयर में प्रेफरेंस दे रहे। सबसे पहले तो सिक्योर्ड क्रेडिटर आता है, उसकी ऑर्डर ऑफ पेमेंट अपन आगे बात करेंगे, लेकिन पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है उसको समझ लो। अब देखो, तो पहले बस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है उसको समझ लो। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में 7 लोग आते हैं जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है। कौन है 7 लोग, अपन समझते हैं। सबसे पहला जो आपका आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जो आता है, सबसे पहले जो आपका आ रहा है, सबसे पहले कौन आ रहा है आपका, गवर्नमेंट टैक्सेस। तो गवर्नमेंट टैक्सेस इसमें आते हैं कि जो गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर आते हैं। कौन से, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या लोकल अथॉरिटी लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि ड्यू और पेबल कितने विद इन 12 मंथ। तो वाइंडिंग अप के पहले 12 महीने में जो ड्यू और पेबल होते हैं वही इसमें आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। अगर वो 12 महीने के बीच में है ना, वाइंडिंग अप के पहले के 12 महीने के ड्यू और पेबल नहीं है तो फिर वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं आते, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चले जाते। ओके, सेकंड कैटेगरी आपकी आती है, जो आपके यहां पे आती है वो आती है सैलरी और वेजेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की। अब ख्याल रखना इसमें वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉय हो गए, कवर जिनकी लास्ट 12 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन पूरे 12 महीने वो पिछले 12 महीने में से मैक्सिमम कितने महीने अलाउ है, 4 महीने। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि किसी की 5 महीने का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन 5 महीने काउंटिंग है, वो 12 महीने में से मैक्सिमम कोई भी 4 महीने अलाउ कर सकते। ठीक है, अब देखो कितना अन्याय करते हैं, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बराबर ले रही है, सैलरी में देखो ना कितना ब्लंडर है आगे। अब उसने बोला कि 12 महीने में से कोई भी 4 महीने आपको मैक्सिमम अलाउ है, लेकिन सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट। मतलब वो 4 महीने तो बोल रहे हैं, लेकिन 4 महीने भी जो लिमिट है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डिसाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड कर रखे, दैट इज 20,000 पर क्लेमेंट। 20,000 पर क्लेमेंट का मतलब होता है कि 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं। ये क्या बात है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आप जब एम्प्लॉइज और वर्कर्स की बात कर रहे थे तो आप कहते हैं कि 12 महीने में से, पहले तो आपने 12 महीने में से बोले कोई भी 4 महीने मैक्सिमम, तो कोई भी 4 महीने लिए उसमें बोलते हैं कि एक क्लेमेंट, मतलब एक इंसान जो क्लेम कर रहा है उसमें 20,000 रुपए से ज्यादा। 20,000 आज कोई सैलरी होती है क्या, 4 महीने की 5,000 रुपए कोई होता है क्या, वो मेड ले लेंगे उतना पैसा, तो वो मेड ज्यादा पैसे ले लेंगे तो 4 महीने के उससे, तो ये पैसा बहुत ही वो है, मतलब इसके ऊपर रहा 20,000 रुपए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोल रहे हो, उसके ऊपर रहा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सपोज 60,000 रुपए, तो 20 विल बी ट्रीटेड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड रिमेनिंग 40 विल बी ट्रीटेड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और 20,000 की सैलरी होती है 4 महीने की, कोई भी मतलब आज तक कोई भी का 5,000 रुपए पर मंथ, कोई भी कोई अमाउंट है क्या। ठीक है, एनीवेज चलो ध्यान रखो, अपन नहीं बोल सकते ना एग्जाम में सब। एनीवेज तो हॉलीडेज रेम्यूनरेशन बेटा अगर कोई रहा तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं आपके। उसके बाद कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई है क्या, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो रहता है उसका, वो भी अगर कंपनी को कंट्रीब्यूट करे तो वो भी अगर ड्यू और पेबल है फॉर ए पीरियड ऑफ वॉट, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो पिछले 12 मंथ में अगर ड्यू और पेबल होती है तो वो भी आप लोग की प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कौन से 4 लोग आए, पहले गवर्नमेंट टैक्स जो कि ड्यू और पेबल है विद इन 12 मंथ, जो वाइंड अप के पहले सैलरी और वेजेस, लेकिन मैक्सिमम 12 में से 4 महीने वाला, और एक पर्सन का आपका 20,000 रुपए ज्यादा नहीं। हॉलीडे रेम्यूनरेशन भी इसमें आता है, कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, उसमें भी ड्यू और पेबल जो पिछले 12 महीने वो आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आते। इसके अलावा जो अगर आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन फंड हो गया, अदर वेलफेयर फंड कोई भी है वो भी आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आते हैं। 5 हो गया, 6 है कंपनसेशन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट अंडर वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट। अब होता है ना क्योंकि कोई कंपनसेशन देना है, कोई वर्कर को कुछ लग गया और वो कंपनसेशन को देना है, तो दैट विल बी ट्रीटेड
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उनको पहले प्रेफरेंस दे दो भैया, ठीक है, क्योंकि उनको लग गया है, उनको कंपनसेशन देना, तो उनको हम प्रेफरेंस दे दो। और आखिरी होता है एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस कंपनी में, तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाते हैं। तो कौन से 7 लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आते हैं, इसको अच्छे से समझना। 7 लोग जो आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आते, तो सबसे पहले आते हैं आपके गवर्नमेंट के टैक्सेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या लोकल अथॉरिटी हो सकती है, जो ड्यू और पे सॉरी ड्यू और पेबल है आपकी विद इन 12 मंथ। अब उसके बाद सैलरी और वेजेस है वर्कर एम्प्लॉयज को जो हमको देना है, 12 पिछले 12 महीने में कोई भी 4 महीने मैक्सिमम अलाउ, लेकिन एक पर्सन को 20,000 से ज्यादा नहीं। हॉलीडेज रेम्यूनरेशन भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एएसआई, वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आता है। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन फंड और अदर वेलफेयर फंड, वो भी आपके इसी में आते हैं। और उसके बाद आपका ड्यू एंड पे और सॉरी अपने कंपनसेशन रिस्पेक्ट, आपको वो आपको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कोई अमाउंट पेबल है, दैट इज आल्सो कम्स अंडर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। और एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं। अब ये क्यों जरूरी था हमारे लिए कि हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को समझे, इस चीज को बहुत अच्छे से आपने समझना। 3 तरह के क्रेडिटर्स होते हैं बेटा। एक होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो तो हमारे पहले ही वहां पे कवर हो जाते हैं, जिसकी जो भी सिक्योरिटी पे आपने दी। उसके बाद नंबर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और फिर सबसे आखिरी में नंबर आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सबसे बड़ा भाई ये, उससे छोटा ये, और उससे छोटा ये, ठीक है, इसको ख्याल रखना। सबसे पहले अपन सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसका नंबर तो वहीं पे आ जाता है, जो भी एसेट आपने दिए, आपने देखे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो भी एसेट आपने प्लेज कर रखे वो बेच के अपने रिकवर कर दे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 7 लोग हैं, और जो बेचारे जो बचे हुए जो कुछ आपके है क्रेडिटर, दैट्स कम अंडर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अपन यहां पर देखेंगे बेटा कि ये ऑर्डर क्यों प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को समझना जरूरी था, कि जब आप ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखेंगे सबसे पहले किसका नंबर आता है। तो आप ऑर्डर ऑफ पेमेंट में यहां पे इसको समझना, ये 8 आपने इस ऑर्डर ऑफ पेमेंट को ध्यान रखना। सबसे पहले अपने को किसको देना रहेगा, सबसे पहले अपने को देना रहता है सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो सबसे पहले किसका नंबर आता है बच्चों, सिक्योर्ड क्रेडिटर का। उसके बाद नंबर आता है लिक्विडिटर्स रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडिटर्स को जो अपॉइंट करे, उसने बोला भाई साहब पहले पैसा मेरा दो, तो कंपनी कहती सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर लिक्विडिटर्स रेम्यूनरेशन, फिर उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो यहां पे सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर उसके सॉरी लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, फिर कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर नंबर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। तो देखिए आपने सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर अपना जमा लिया भाई साहब। उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कौन आता है, वो 7 लोग जो हमने अभी बात करे। उसके बाद पेमेंट दी जाती है डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। उसके बाद नंबर आता है आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो आप क्रेडिटर को देखोगे तो सबसे पहले सिक्योर, फिर प्रेफरेंशियल और फिर अनसिक्योर, उनके बीच में फिर कोई और आ जा रहा हो बात अलग है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद लिक्विडिटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर आपका प्रेफरेंशियल होल्डर, और उसके बाद सबसे आखिरी में नंबर किसका आता है, जिनको बहुत शौक था मालिक बनने का, उनको हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये रही हमारी ऑर्डर ऑफ पेमेंट। इस ऑर्डर ऑफ पेमेंट में हमको पेमेंट करना रहेगा। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऐसी ऑर्डर ऑफ पेमेंट रहेंगी, इस ऑर्डर में हमको पे करना रहेगा। अब हम फटाक से समझते हैं कि सर ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, कि इस पे क्वेश्चन बेहतरीन सा कोई करते, लेकिन उसके पहले फॉर्मेट मैंने यहां पे लिख रखा। ओके सो ये फॉर्मेट आप ध्यान में रखेंगे। क्या चीज है यहां पे, कि देखो यहां पे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो होता है, उसको बस ये ख्याल रखना है कि ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है, ये रिसिप्ट है, और ये क्या है बच्चों, पेमेंट। तो ये आपका रिसिप्ट साइड रहा, ये आपका रिसिप्ट साइड रहा, और ये आपका क्या रहा, पेमेंट साइड रहा। अब ध्यान से बात मेरी बात समझेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे कहा, ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक जो था वो था। अब लिक्विडेटर के जो एसेट रियलाइज है, फॉर्मेट समझना, एसेट रियलाइज कहां से, जो प्लेज एसेट थी उसमें जो सबसे पहले तो यहाँ सिक्योर्ड क्रेडिटर ने यहीं पे अपने हाथ साफ कर लिए, बोले भाई साहब ये एसेट, ये प्लेज एसेट दी, बोले मेरा पहले हिसाब किताब कर दो। उसने बोला सिक्योर्ड क्रेडिटर, बोला इसी में से पहले माइनस करके जो फिगर आती है उसको लिखते, क्योंकि उसको पहले यहीं सेटल करते। फिर जो अदर एसेट जो आपने जो सिक्योरिटी पे नहीं दे रखे थे, कि वो जितने में जाएंगी वो यहाँ पे लिखते। तो ये आपका हो गया रिसिप्ट साइड, जिसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर एडजस्ट हो गया। अब देखो सबसे पहले किसका नंबर आता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर तो आपका यहाँ पे कवर हो गया। उसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट में किसका नंबर था, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो आप यहाँ पे देखोगे ये रहा लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। उसके बाद किसका नंबर था, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो ये रहा आपका लिक्विडेशन एक्सपेंस। उसके बाद किसका नंबर आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। उसके बाद किसका नंबर आता है आपका, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। उसके बाद डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, उसको पेमेंट करेंगे। उसके बाद किसका नंबर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, उसको। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर। ये रहा ऑर्डर ऑफ पेमेंट। बीच में पैसे खत्म तो खत्म, बीच में पैसे खत्म तो खत्म, लेकिन मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा अभी। इक्विटी शेयर होल्डर का कैलकुलेशन करते अगर अनपेड अमाउंट रहता तो अपन कभी कॉल भी करते, अभी दिखाऊंगा। अभी क्वेश्चन अपन
करेंगे तो उस पर अपन वहां पे डिस्कस करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे क्या करें, ऑर्डर ऑफ पेमेंट यहाँ पे देखे, इस ऑर्डर ऑफ पेमेंट ये रिसिप्ट आ रहा है और अपन यहाँ पे फिर और उस इसी ऑर्डर में अपन पेमेंट करते जाते हैं। तो कोई शोर नहीं बजा सकता मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो, जिसका नंबर पहले आएगा, जो कंपनी रैक बोल रही है जिसको पहले पैसा दो उसी को हम लोग पहले पैसा देंगे। समझ में आई चीज क्या काम है, बड़ी सिंपल सी चीज, ये चीज आपको समझ में आई। यस ओके। अब ध्यान से एक और चीज, अगर आपको कोई चीज यहाँ पे अच्छी जो भी चीज लगती है, आपको ओपिनियन जो कमेंट जरूर करा करो, ठीक है, अपना वहां पे ओपिनियन जो रहता है आपको चीज समझ में, कमेंट जरूर करा करो। ओके सो यहाँ पे तो अगर आपको कोई और चीज कोई पूछना है, कोई डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते, फिर कोई सजेशन रहा या कोई आपको डाउट रहा, ठीक है, या आपको फीडबैक देना है, जो भी चीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। अब अपन आते बेटा कि यहां पर आप लोगों का लिक्विडेटर्स आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे क्वेश्चन करते बढ़िया सा एक, ठीक है। आ जाएंगे अब अपना यहाँ पे इस क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, ध्यान से बात मेरी बात सुनेंगे बेटा। अब आपसे कहता है आपसे ओके ये क्या कह रहा है आपसे, फुल स्टॉप लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2021 बीइंग द डेट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग। अब उसने यहाँ पे दिया कि यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 5,20,000 की, उसके बाद आपका प्लांट एंड मशीनरी 7,80,000, इन्वेंट्री एंड ट्रेड 3,25,000, बुक डेब्ट 10,25,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 5,50,000, शेयर कैपिटल फिर आपका 5,000, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इच फुल्ली पेड ऑफ 5,05,000, इक्विटी शेयर्स 5,000, इक्विटी शेयर्स of ₹100 each ₹60 per share called up and paid up 3 lakh, 5,000 equity shares of ₹100 each ₹50 per share called up and paid up 2,50,000, securities premium 7,50,000, 10% debenture 2,10,000, preferential creditor 1,05,000, bank overdraft 4,85,000, trade creditors 6 lakh। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन arrears फॉर 3 years। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपने डिविडेंड पिछले 3 साल से दिए नहीं है। सो बाय 31 मार्च 2021 द एसेट रियलाइज वेयर इज फॉलो। अब एसेट रियलाइज हुई आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 6,20,000, इन्वेंट्री इन ट्रेड 3,10,000, प्लांट एंड मशीनरी 7,10,000, बुक डेब्ट 6,60,000। Expenses of liquidation are ₹86,000. The remuneration of the liquidator is 2% of the realization of assets. Income tax payable on liquidation is ₹67,000, assuming that the final payment were made on 31st March 2021. Prepare the liquidator statement of account. अब ध्यान से जब अपन liquidator statement of account करते हैं बड़ा सिंपल सी चीज है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो पहले अपने पास कोई क्या कैश का ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे सॉल्व कराओ, इसको ध्यान से समझ। क्वेश्चन में कोई भी कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं, इसके लिए यहाँ पे 0 है। अब अपने को देखो, अभी आपको फॉर्मेट पता है, सबसे पहले देखो अपने को पैसा कहां से, तो एसेट प्लेज जो आपने कर रखे हो, अब उसके से कितना है। अब आप यहाँ पे देखोगे द रेम्यूनरेशन 2 पर इनकम टैक्स पेबल 1 सेकंड, फाइनल पेमेंट 1 सेकंड का सिक्योर्ड कोई था ना, पढ़े थे अपन ने, यहाँ पे नहीं था, नहीं है, ठीक है। अच्छा इसीलिए यहाँ पे एसेट प्लेज यहाँ पे नील है, कोई भी ऐसे एसेट नहीं जो आपने सिक्योर्ड कर रखे थे, सिक्योरिटी पे दिए थे। अब अदर एसेट देखो जो बिकी, लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना है आपको 6,20,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे आपने लिखा यहाँ पे 6,20,000। इन्वेंट्री पे आया 3,10,000, तो इन्वेंट्री पे आपका 3,10,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी पे 7,10,000, तो प्लांट एंड मशीनरी पे 7,10,000। बुक डेब्ट से आपके 6,60,000 रुपए, 6,60,000 रुपए। सबसे पहले अपन किसको देते, सबसे पहले सर हम लोग देते सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो सर सिक्योर्ड क्रेडिटर तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ गए अपने 0। उसके बाद किसके, लिक्विडिटर्स रेम्यूनरेशन। क्वेश्चन में उसने कहा लिक्विडिटर्स रेम्यूनरेशन कितना देना है, 2% ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ एसेट। जो एसेट आपकी रियलाइज हुई उसका 2%। तो एसेट यहाँ पे कितनी रियलाइज हुई यहाँ पे, तो एसेट आप देखोगे यहाँ पर एसेट जो रियलाइज हुई दैट इज 23,60,000। एसेट कितनी रियलाइज हुई आपकी, 23,60,000। तो 23,60,000 का 2% दैट्स कम 23,60,000 मैंने यहाँ पे चाहिए, 23,60,000 नहीं, 23 लाख हो गए, ऐसा आ गया तो मेरे को 6 लाख। ओके सॉरी, 23 लाख का 2% दैट्स कम 46,000। तो अब अपन ने किसको दे दी, अपन ने लिक्विडिटीज रेम्यूनरेशन भी दे दी। तो सबसे पहले किसको पे करना था अपने को, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो थे ही नहीं। उसके बाद लिक्विडिटीज रेम्यूनरेशन दे दी, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस। क्या क्वेश्चन में लिक्विडेशन एक्सपेंस दी, हाँ सर दिए, कितना दिया आपको 86,000, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस आपने दिए 86,000। उसके बाद किसका नंबर था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब क्वेश्चन में ये ढूंढो कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन कौन सा। देखो क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली बोला कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपके ये 1,05,000 रुपए, वो इसमें ये 1,05,000 में वो साथ में कोई भी हो सकता है जो अपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लीज देके।
लेकिन इसके अलावा भी कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, इनकम टैक्स पेबल, यू नो इट के टैक्स जो होता है गवर्नमेंट को देना है, दैट इज आल्सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो ये भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपके 67,000 के। तो ऊपर जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है आप लोगों की, वो है आप लोगों के 1,05,000 रुपए के, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। और इधर कितने के आपके 67,000 रुपीज के। तो 1,05,000 रुपए आपका, ये 1,05,000 रुपए ये रहा आपका, और ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ये कितना हो गया आपका 67,000 का। तो टोटल हो गया आप लोग का 1,72,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को भी दे दी। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद किसका नंबर आता है, डिबेंचर होल्डर का। तो डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चाहे, तो डिबेंचर होल्डर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिए 2,10,000। तो फिर डिबेंचर होल्डर को आपने पे करे कितना, 2,10,000 रुपए। डिबेंचर होल्डर के बाद किसका नंबर आता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर देखेंगे आप कितना है यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका है 4,85,000, ये किसी के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आएगा। और क्रेडिटर है आपका 6 लाख, तो 4,85,000 और ये 6 लाख, तो आ गया 10,85,000। ये 10,85,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हमने दे दिए। अब ख्याल रखना, जब प्रेफरेंशियल होल्डर का नंबर आए, प्रेफरेंशियल होल्डर का एक अमाउंट टुवर्ड्स कैपिटल जो कि 5 लाख रुपए हमको दें, लेकिन उसके डिविडेंड हमने उसको पिछले 3 साल से नहीं दिए। तो 5 लाख का कितने परसेंट है, 10%। क्यूमुलेटिव है, जो देना है 5 लाख का 10% है, और फॉर 3 ईयर दैट्स कम 1,50,000। तो यहां पर ये 1,50,000 का ये डिविडेंड हो गया, और कैपिटल 5 लाख, टोटल आ गया 6,50,000। तो प्रेफरेंशियल होल्डर को भी दे दी। अब उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर आता है। तो अपन देखें तो अपने पास पैसा कितना है, तो ये देखेंगे आप यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे ये 23 लाख रुपीज ये थे। तो 23 लाख रुपीज माइनस फिर आपने ये 46,000 पे करे, उसके बाद 86,000 माइनस 86,000, उसके बाद 1,72,000 माइनस 1,72,000 माइनस 2,10,000, ये आ गया 2,10,000। उसके बाद फिर 10,85,000, 10,85,000 माइनस 6,50,000, तो ये आ गया माइनस 6,50,000। तो जो बचता है वो बचता है 51,000। लेकिन एक दिक्कत है, अब ध्यान से आप मेरी बात समझ, क्या दिक्कत है। अब मेरे पास 51,000 बचा, तो मैंने बोला कि चलो इक्विटी शेयर होल्डर को दे दो, लेकिन 3 लाख और 2,50,000 देना आपको, 2 इक्विटी शेयर होल्डर अलग अलग। तो मेरे पास तो है ही नहीं ना, दोनों की अगर टोटल करो तो टोटल आती है आपकी 3 लाख और 2,50,000, तो ये आती है आपकी 5,50,000 रुपए आते। तो क्या 5,50,000 रुपए मेरे पास है कि नहीं, मेरे पास 5,50,000 रुपए है ही नहीं। मेरे पास कितने बच्चे बेटा, मेरे पास तो बचे थे 51,000। तो 51,000 रुपीज मेरे पास बचे, लेकिन मेरे को देना कितना है, 5,50,000। तो मैं दे ही नहीं सकता। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट, इनको बहुत शौक था यहाँ पे ओनर बनने का, वोट देने का, तो अब भुगतो 5,50,000। अब मेरे पास है नहीं 51, तो किसको पहले दूं। तो यहां पे ख्याल रखना बेटा, एक तरीका होता है। अब दोनों चिल्लाएंगे, बोलेंगे देखो मैंने 100 रुपीज में 60 पे करा, तो मेरे को दे दो। दूसरे बोलेंगे अरे भाई उसने 100 रुपए में से 60 पे करा, लेकिन मैंने भी तो 100 रुपए में से 50 पे करा ना। तो दोनों शोर मचाएंगे, बोलेंगे कैसे दो। तो उसको अब अच्छे से समझना। तो एक बहुत बेहतरीन तरीका, आप एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही करना, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आप ये देखो, उनको लॉस तो बेयर करना, इसमें दो राय नहीं। किसको लॉस बेयर करना, इक्विटी शेयर होल्डर। क्यों, क्योंकि पैसा ही नहीं बचा ना, तो वो लॉस पर शेयर कितना आता अपन पहले वो कैलकुलेट करते। तो उसका एक तरीका होता है। अब आप देखो, पहले उस पर अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे पे करेंगे, लेकिन इसको ध्यान से सुनो। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन इक्विटी शेयर, तो अपन यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन इक्विटी शेयर, ध्यान से बात बस समझना कि कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन इक्विटी शेयर पर शेयर में टोटल पेड अप कैपिटल कितना है, 3 लाख रुपए और 2,50,000। ठीक है। कैश अवेलेबल कितना है, कैश अवेलेबल 51,000। ये अपन ऊपर देखिए 51 अवेलेबल, उसका कैलकुलेशन भी नीचे करा हुआ 51 अवेलेबल। अब मेरे को देना है यहाँ पे 3 लाख और 2,50,000, तो 3 लाख प्लस 2,50,000, तो ये होता है 5,50,000। 5,50,000 देना है कितना अवेलेबल, 51 माइनस 51, तो लॉस मतलब आ रहा है 4,99,000 का लॉस आता है। देना 5,50,000 है 51 अवेलेबल, तो 4,99,000 का लॉस मेरा आ रहा है। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स आप यहां पे देखोगे तो ये आपकी 5,000 और 5, वो तो ऊपर प्रेफरेंस उसको दे दिए। ये 5 और ये 5 कितना हो गया 10, तो ये 5,000 और ये 5,000। ठीक है, ये 5,000 और ये 5,000, टोटल कितना हो गया बेटा 10,000। तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो ये टोटल लॉस डिवाइड बाय आपने नंबर ऑफ शेयर्स को, दैट्स 49.90। तो 49.90 उनको लॉस बेयर शेयर होल्डर्स को करना पड़ेगा। अब एक टेबल ऑफ कॉल ऑफ रिफंड और रिफंड कैलकुलेशन को हम बोलते हैं। अब वो क्या चीज, उसको आपने ध्यान से समझना। अब क्या हो यहाँ पे कि देखो दो कैटेगरी अपनी, एक दोनों की फेस वैल्यू 100 रुपए, एक ने पे कितना करा है 60 रुपए, एक ने 50। तो जिसने 100 रुपए में से 60 रुपए पे कर रखा है, तो 100 रुपए में से जिसने 60 रुपए पे कर रखा है और उसको लॉस कितना, दोनों को लॉस कितना बेयर करा है 49.9 49.9। तो जिसने 60 रुपए पे कर रखा है उसको लॉस बेयर करना है 49.9, तो बोलेंगे 60 माइनस 49.9 कर लो, तो दैट वो आता है 10.1, तो उतना मेरे को देते, तो इसको अपन रिफंड कर देंगे 10.1 पर शेयर।
नंबर ऑफ शेयर्स कितने 5000, तो उसको अपन रिफंड कर देंगे 50,500। अब जो दूसरा था जिसने 50 रुपए पे करा उसको भी लॉस बेयर करना है 49.9, तो आप 50 रुपए में से उसको माइनस को, तो जो लॉस बेयर करना है 49.9, तो ये आता है आपका 0.1 ये आता है। अब कितने नंबर ऑफ शेयर है 5000 आपके नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो ये कितना है आपका 500 रुपए को। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से आपने 51,000 बांटे, एक शेयर होल्डर थे, ये देखो 5,000, एक को 10.1 पर शेयर देना, एक को 0.1, तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट करे। कभी कभी ये भी होता है, फॉर एग्जांपल ये 50 रुपए, लेकिन यहां पर सपोज 51 आता, तो फिर अपन उसको रिफंड नहीं, उससे कॉल करते, तो कॉल इसमें लिखता, तो फिर ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल होता है, हर क्वेश्चन में ये बना लेना, तो काम आसान हो जाता है। ये लॉस पर शेयर निकालना कितना बेयर करना है, और ये टेबल बुलाना कैलकुलेट हो जाता है कि कॉल है, रिफंड है, कितना बुलाना है, कितना देना है, सब उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूं ये आपको होमवर्क दे दूं मैं, मतलब कुछ क्वेश्चन होम प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से नहीं दिया, इंपॉर्टेंट लेकिन सिंपल हो, तो आप इसको ट्राई करना। मैं एक बार देख लूं पहले, मॉर्गेज लोन अगेन लैंड, अच्छा रिसिप्ट दो वाला जो होते हैं, ठीक है चलो मैं ही बता देता हूँ, रेगुलर बैच की ये सब, ठीक है। हाँ चलो, इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर के भी लिए कम गया था, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ वसंत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 बीइंग द डेट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज एज अंडर। अब शेयर कैपिटल उसने अपने को यहाँ पे दिया, इश्यू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 1,50,000, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फुल्ली पेड अप, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ₹8 पेड अप पर शेयर, 13% डिबेंचर 1,50,000, मॉर्गेज लोन 70,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, ट्रेड क्रेडिट 38,000, इनकम टैक्स अरियर्स असेसमेंट कंक्लूडेड इन February 2013 दिस 25,000। उसके बाद उसने फिर यहाँ पे एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग 1,30,000, सन्ड्री करंट एसेट 4,36,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35,000 एंड देन डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ 2,000। ओके, अब वो कहते हैं ध्यान से समझना, सिंपल है। मॉर्गेज लोन वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। अब उसने बोला कि मॉर्गेज लोन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो दैट इज अगेंस्ट, ये देखो मॉर्गेज लोन किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है आपके, दैट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, इसके अगेंस्ट वो सिक्योर्ड है। ओके, नाउ डिबेंचर वे सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट, द कंपनी वाज अनेबल टू मीट द पेमेंट, देयरफॉर डिबेंचर होल्डर अपॉइंटेड अ रिसीवर फॉर द डिबेंचर होल्डर। अब क्या हुआ, आपने कंपनी एक्ट में पढ़ेगी, तो एक रिसीवर होता है, देखो लिक्विडेटर यहाँ पे दो बंदे जो वो प्रोसेस करे, एक है रिसीवर, तो रिसीवर की किसकी जिम्मेदारी है, जो डिबेंचर होल्डर तक के जो पेमेंट देना वो रिसीवर संभालेगा, उसके बाद लिक्विडेटर पिक्चर में आएगा, उसके आगे की जिम्मेदारी वो संभालेगा। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ कैश का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, आपने ओपनिंग बैलेंस कुछ कैश का दिए कि कुछ भी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कैश का कुछ भी। अब जो एसेट रियलाइज की बात करो, तो यहाँ पे जो एसेट रियलाइज हुई अपने लैंड एंड बिल्डिंग, ये वो कितने की आपकी 1,30,000 रुपए की यहाँ पे वैल्यू दिया होगा। मॉर्गेज लोन कितना 70,000, तो आपका लोन जो था सिक्योर्ड, देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर का सबसे पहले नंबर आता 70,000, लेकिन वो लैंड एंड बिल्डिंग वो तो बुक वैल्यू ना आपकी, ये 1,30,000 बुक वैल्यू, बिकी कितने में अपने को बोला होगा आगे कहीं बताया। He brought the land and building to auction, realized रुपये 1,60,000, ये लिखा हुआ है। तो उसने 1,60,000 रुपए में लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा, तो ये 1,60,000 रुपए बेचा, उसमें सिक्योर्ड था आपका ये मॉर्गेज लोन 70,000, उसका माइनस कर, तो आउटर कॉलम पे 90,000। अब उसने कोई और एसेट भी क्या रिसीवर ने बेचा कि हाँ, वो कहता है he also took charge of sundry asset of value rupees 2,36,000, उसने 2,36,000 सन्ड्री एसेट का चार्ज लिया और उसको 2 लाख रुपए में बेचा। अब इसको समझना, सन्ड्री एसेट वैसे ज्यादा की, यहाँ पे सन्ड्री एसेट है आपकी 4,36,000 की, लेकिन 4,36,000 में से उसने कितने का चार्ज दिया 2,36,000 का, तो बची वो आपका लिक्विडेटर रहेगा, वो जिम्मेदारी संभालेगा। तो अब उसने 2,36,000 की चीज को उसने 2 लाख में बेचा, तो वो उसके पास ये 2 लाख रुपए है, किसके पास, रिसीवर के पास। अब चलो जल्दी सबसे पहले बेटा सिक्योर्ड क्रेडिटर का नंबर था, ओपन एडजस्ट कर लिए, फिर लिक्विडेटर। अब देखो आगे उसने बताएगा, the bank overdraft was secured by personal guarantee of the director of the company, and on the bank raising a demand, the director paid off the due from their personal resources। अब वो बैंक ओवरड्राफ्ट तो डायरेक्टर ने पर्सनल रिसोर्सेज में पे करे, तो दैट डजंट मीन कि अपने को अब डायरेक्टर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे आप लोग का यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट था कितने का आपका 30,000 का, 30,000 आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ही आएगा। ठीक है, वो डायरेक्टर ने गारंटी दी थी ना, तो वो डायरेक्टर ने पे किया, तो अपने को डायरेक्टर को पे करना।
अब देखो यहाँ पे अपने कोई चीज अपन ने गिरवी नहीं रखे थे अपन, ठीक है। अब आगे कहते हैं अपने से कॉस्ट इनकर्ड बाय द रिसीवर। अब इसको समझना, कॉस्ट रिसीवर ने इनकर्ड करा 1950 की और लिक्विडेटर के 3000। तो लिक्विडेटर का लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में अपन लिखेंगे। द रिसीवर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन, बेचारे को कोई रेम्यूनरेशन नहीं, तो रिसीवर्स रेम्यूनरेशन 0 है, तो रिसीवर्स को अपने को कोई रेम्यूनरेशन नहीं देना है। अब रिसीवर ने यहाँ पे खर्चा किया 1950 का रिसीवर का एक्सपेंसेस, उसके बाद आता है अपना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का नंबर। तो बट लिक्विडेटर वाज टू रिसीव, अच्छा वो लिक्विडेटर का अपन देखेंगे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, तो उसको 2% अपने को रेम्यूनरेशन देना है। प्रेफरेंशियल होल्डर हैज नॉट बीन पेड डिविडेंड, ठीक है, वो अपन आते। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या हुआ कि जो रिसीवर ने जो काम किया, रिसीवर ने कौन सा किया कि रिसीवर ने आपके यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर उसको सेटल करा और उसने अदर सन्ड्री एसेट उसको बेचा 2 लाख। अभी उसके पास इतना है। अब उसने बेचारे ने तो कोई रेम्यूनरेशन लिया नहीं, गरीब आदमी बोले मेरे को चाहिए नहीं, गरीब क्या रईस आदमी है, उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए सब, ठीक है भाई, ठीक है, उसने नहीं लिया। उसके बाद रिसीवर्स के एक्सपेंस कुछ खर्चे हुए उसने 1950 के, लेकिन डिबेंचर होल्डर की जिम्मेदारी, लेकिन डिबेंचर होल्डर के पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आते ना, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आप अगर देखोगे तो इनकम टैक्स दिया यहाँ पे। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आपको कब का 31 मार्च 2013 का है, ये जो आपको यहाँ पे दिया है। अब ये कंक्लूड क्या, वो कंक्लूडेड, ये आप असेसमेंट कंक्लूड इन February 2013, तो भले कभी कभी पुराना कब, लेकिन असेसमेंट कब कंक्लूड हो अभी, तो ड्यू एंड पेबल अब भी क्या है February 2013 ही ना, हाँ मार्च 13 की सिचुएशन थी और ये February में कंक्लूड हुआ, तो ड्यू विद इन 12 मंथ है, तो ये आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इनकम टैक्स जो है आपका दैट इज 25,000, तो उसने 25,000 रुपीज लिखा। उसके बाद बोला चलो अब लिक्विड, अब अपने सबसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गए, फिर डिबेंचर होल्डर का नंबर आता है। डिबेंचर होल्डर को अपने को कितना देना है, डिबेंचर होल्डर को जो अपने को देना है दैट इज 1,50,000 और साथ में उसका कुछ आउटस्टैंडिंग भी। एक मिनट, डिबेंचर होल्डर का आपने एक सेकेंड, he also debenture holder secure for the company unable to meet, therefore debenture appoints, he brought the land and building to auction deal of one, he also took the charge of sundry assets, he bank was secured by the, okay, हाँ ये देखो ये क्या कहा उसने कि इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ईयर वाज ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि डिबेंचर होल्डर को हमको 1,50,000 रुपए तो ये देना है। उसके बाद ये कैसे कैलकुलेट करेगी, 1,50,000 का अपना 13% डिबेंचर है, मतलब इंटरेस्ट 13% है, 6 महीने का आउटस्टैंडिंग है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो 1,50,000 का 13% 6 महीने का अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो आता है आपका 9750। वो कितना आता है आपका 9750, तो ये आ गया आपका 9750 इंटरेस्ट। तो आपने डिबेंचर होल्डर को टोटल दी 159,750। अब जो बचा रिसीवर बोले भैया मेरा काम खत्म, जो बचा उसने किसके हाथों में पैसा थमा दिया, उसने दे दिया 1,03,300 रुपए। किसको दे दिया उसने दे दिया यहां पे लिक्विडेटर को। अब रिसीवर का काम खत्म, अब रिसीवर के पास आ गए 1,03,300 रुपए जो यहां से आए 1,03,300 रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे 1,03,300 रुपए उसके पास ही आ गए। अब क्या हुआ यहाँ पे, इसने भी तो कुछ एसेट्स बेचा होगा, तो इससे क्वेश्चन में अपने को बताया, इसने जो एक अदर एसेट थी वो उसने बेचा 1,50,000 रुपए में, ये उसने यहाँ पे बेचा, तो ये 1,50,000 रुपए ये उसके पास आए। अब डिबेंचर होल्डर को तो पेमेंट हो गई। अब उसने बोला उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे आओ, लेकिन लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन जो थे वो बचा। तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन कितना था यहाँ पे, उसने बोला था 2% ऑफ द एसेट रियलाइज बाय हिम, मतलब उसने जो रियलाइज किया, तो उसने ये बेचा 1,50,000 में, तो 1,50,000 का 2% वो आता है आपका 3,000 रुपए। अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी कुछ थे, वो दैट इज 3,000, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस यहां पर माइनस है 3,000 रुपए के। अब उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपका ये है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 रुपए और ट्रेड क्रेडिटर 38, तो ये हो गया आपके कितने 30 और 38, ये हो गया आपके 68,000। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी हो गया। अब उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नंबर। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर आता है, लेकिन मेरी बात ध्यान से भाई फंड है कितना इसको समझते। तो मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे 1,03,000 रुपए जो मेरे को रिसीवर से मिले और 1,50,000 रुपए, तो 1,03,000 रुपए मेरे पास, 1,03,300 रुपए जो मेरे को रिसीवर से मिले और 1,50,000 रुपए जो मेरे को यहाँ से 1,03,300 रुपए जो मेरे को रिसीवर से मिले और 1,50,000 रुपए मुझको कहां से मिले, जो मेरे को मैंने एसेट जो बेचा लिक्विडेटर ने वो। अब उसने पेमेंट करा, कौन कौन से पेमेंट करा यहाँ पे आप देखोगे तो लिक्विडेटर एक्सपेंसेस 3,000, 3,000 और 68। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3,000, 3,060, तो बच रहा कितना है, बच रहा है आपका 1,79,300 जो प्रेफरेंशियल होल्डर के पेमेंट के पहले। लेकिन प्रेफरेंशियल होल्डर को अपने को कितना देना है, प्रेफरेंशियल होल्डर को अगर आप देखोगे तो कैपिटल प्रेफरेंशियल होल्डर का 1,50,000 रुपए अपने को देना है
और डिविडेंड उसके अरियर्स में 2 साल से, तो 1,50,000 का 10% क्वेश्चन में दिया 2 साल से आउटस्टैंडिंग है, 2 साल से आउटस्टैंडिंग है आपके, तो वो आ जाता है आपका 30,000 रुपए। तो मेरे को देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,80,000 रुपए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना कितना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मेरे को देना कितना है? 1,80,000 रुपए। लेकिन मेरे पास कितना है? मैं कहता हूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मेरे को देना है 1,80,000 रुपए, लेकिन मेरे पास कितना है? मेरे पास तो अवेलेबल ही 1,79,300 है। तो मेरे पास तो प्रेफरेंशियल होल्डर को ही देने के लिए पूरा पैसा नहीं, इक्विटी तो दूर की बात। तो क्या जो हम प्रेफरेंशियल होल्डर को भी पैसे देने के लिए हमारे पास जो कम जा रहे, क्या वो हम इक्विटी शेयर होल्डर से बुला सकते? आंसर इज यस, जो अनपेड अमाउंट है उसका। लेकिन इसको वैसा ही कैलकुलेट करना है, लॉस पर शेयर वाले फंडे सब समझ में। तो मैंने कहा कि टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल है जो आपका क्वेश्चन में जो आपको दिया, टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल यहां पे ये आपका 1,00,000 रुपए और ये आपका 40,000 रुपए। तो यहां पर आपने लिखे ये 1,00,000 रुपए और 40,000 रुपए। लेकिन इसके अलावा मेरे को एक्चुअल में ये तो उनका नुकसान है ही, ये 1,00,000 रुपए और 40,000 तो मैं उनको दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन ये 1,00,000 और 40,000 तो भूल जाओ, मेरे पास है ही नहीं। उसके अलावा ये तो उनको नुकसान बेयर करना ही है 1,00,000 और 40,000 का इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन इसके अलावा भी मैं इक्विटी शेयर होल्डर से कुछ और चीजें बुलाऊं। क्या चीजें इक्विटी शेयर होल्डर से अपन बुलाएंगे बेटा? कौन से? क्योंकि मेरे को 1,80,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, 1,80,000 देना है। मेरे पास अवेलेबल कितना है? 179,300। तो 180 मेरे को देना है और 179,300 अवेलेबल है। मतलब इसका जो डिफरेंस आ रहा है 1,80,000 माइनस 1,79,300, ये जो डिफरेंस आ रहा है 700 रुपए है। ये भी मैं बुलाऊंगा। किनसे बुलाऊंगा? इक्विटी शेयर होल्डर से। मतलब ये 1,00,000 रुपए का नुकसान तो उनका है, ये 40,000 का भी, और 700 रुपए का जो मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के लिए कम दे रहे वो भी बुलाऊंगा। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 और 5,000, तो आपका लॉस पर शेयर आता है 9.38। तो लॉस पर शेयर कितना आ रहा है आपका? लॉस पर शेयर आपका आता है 9.38। अब ध्यान से इस चीज को समझना। तो लॉस पर शेयर आपका 9.38 पर शेयर आपका आता है। अब क्या हुआ उसके बाद यहां पे? अब उसके बाद क्या हुआ कि आपके दो टाइप की यहां पे लॉस पर शेयर, तो किससे कितने बुला इसका सब बनना? 2 थे, दोनों की फेस वैल्यू 10 है आपकी, आप यहां पे देखोगे। और उन लोगों का पेड अप कितना है? एक का 10 और एक का 8 है। तो यहां पे ये 10 दोनों की फेस वैल्यू, पेड अप कितना है? एक का 10 और एक का 8। लॉस पर शेयर कितना बेयर करना हम लोग को अपन ने कैलकुलेट कर 9.38 अब समझना। एक बंदे जिसने 10 रुपए पे करा और लॉस उसको बेयर करना 9.38, तो मैं बोलूंगा ठीक है 10 में से 9.38 को माइनस कर लो, तो वो कितना बचता है? वो बचता है आपका 0.62। तो 0.62 में उसको रिफंड कर दूंगा। लेकिन एक बंदा है जिसने कितना पे कर रखा है? 8 रुपए, उसको लॉस बेयर करना 9.38। तो एक बंदा है जिसने 8 रुपए पे किया, उसको बेयर करना 9.38। तो मैं तो उससे पैसा बुलाऊंगा ना, मैं बोलूंगा भाई साहब 8 रुपए है, तुमने पे करो, तुमको लॉस बेयर करना 9.38, तो मैं उससे 1.38 बुलाऊंगा। तो एक कॉल है, एक रिफंड है। अब यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स, एक केस में 10,000, एक में 5,000। तो यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे इसको कि 0.62 अपने को उसको देना है एक शेयर पे, 10,000 शेयर, तो वह 6,200, जो कि अपना रिफंड का अमाउंट है। यहां पे इससे अपन क्या करेंगे, जो अपन ये जो सेकंड केस है यहां पे अपने को 1.38 कॉल, उससे पैसा बुलाना है 5,000 शेयर पे। तो 1.38 मल्टीप्लाई बाय 5,000 करोगे तो ये आता है आपका 6,900। तो एक बेटा यहां पे कॉल है और एक आपका कॉल है, एक आपका कॉल है और एक क्या आपका रिफंड। तो एक कॉल और एक क्या आपका रिफंड है, एक कॉल और आपका रिफंड है। तो यहां पे डिफरेंस देखो, ये रिफंड एक कॉल है, टोटल आपका यहां पे कॉल आ रहा है 700 रुपए। तो आप ये 700 रुपए यहां पे इससे तो जो प्रेफरेंशियल होल्डर को देने के लिए कम जा रहा है वही अपना नेट इफेक्ट आया। तो चलो एक एक करके, तो पहले अपन यहां पे कॉल वाले से 6,900 रुपए आ गए, तो आपने देखो पैसा है 6,900 रुपए यहां पे आ गए। रिफंड अपने को ना 6,200 कर दी, प्रेफरेंशियल लोड को जो 700 रुपए कम देने जाते वो भी हमारे रिकवर हो गए। तो आपने यहाँ पे कॉल करे और फिर ये पैसा यहाँ पे देते, तो डिफरेंस देखोगे कॉल और रिफंड का तो 700 रुपए का है, जो अपने को प्रेफरेंशियल लोड को देने के लिए कम जा रहे थे वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो गए। तो इस तरह भी ख्याल रखना, कभी कभी प्रेफरेंशियल लोड को पेमेंट देने के लिए भी कम हो जाते। अब लास्ट कंसेप्ट जो हमको इस चैप्टर में देखना है दैट इज लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अब ध्यान से बाप मेरी बात समझिए कि लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज होती क्या चीज है। अब क्या होता है कि लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं इसमें? लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज वो होते, यहां पे समझो, जैसे लीस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरीज मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास में गया, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास में गया, उसकी फेस वैल्यू थी शेयर की 100 रुपए में, उसमें से 80 पेड अप थे तो उनका अनपेड अप था 20।
तो भाई अगर मेरे पास आखिरी में चल के हो सकता है मैं उनसे कोई पैसा बुलाऊं, मेरे को पेमेंट देने के लिए कम जा रहा है, तो आपने अभी देखा इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल भी करते, तो मैं अनपेड अप है 20 रुपए, तो मेरे को ये हक है कि मैं उनसे मैक्सिमम 20 रुपए तक के बुला सकता हूं। लेकिन क्या चीज यहाँ पे मैक्सिमम 20 रुपए तक उनसे बुला सकता हूं, लेकिन क्या चीज है यहाँ पे कि उन लोगों ने मना कर दी और डेट ऑफ बाइंडिंग तब अब तो सपोज हमारा 31 मार्च 22 और उन लोगों ने 20 रुपए देने से मना कर दी। तो जो पिछले जो लोग थे जिन लोगों ने ये शेयर्स, कंडीशन क्या है, पिछले शेयर होल्डर यहां पे जैसे ए बी सी डी ई, ये 5 है आपके ए बी सी डी और ई, ये 5 शेयर होल्डर है जिन लोगों ने ये शेयर्स ट्रांसफर करे थे यहां पे इन लोगों को। अब इन लोगों ने जब ट्रांसफर करते बेटा, तो अगर ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मना करते तो पिछले शेयर होल्डर जिन लोगों ने ये पार्टली पेड अप शेयर्स को ट्रांसफर किए थे इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनके पास में जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि पैसा दो। अब उसकी कुछ कंडीशन से समझना कि मैं किसके पास जा सकता हूं, जो पिछले शेयर होल्डर, पहले तो एग्जिस्टिंग वालों ने डिनाई करना चाहिए, तो मैं पिछले वालों के पास जा सकता हूं। और पिछले वालों के पास जब मैं गया तो कौन से पिछले वाले, जिन लोगों ने 1 साल, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना, जिन लोगों ने यहां पे 1 साल ये वाइंडिंग अप और के पहले 1 साल के अंदर ट्रांसफर करे, तो आपके यहां पे 31 मार्च 2022 डेट ऑफ वाइंडिंग अप है, तो 1 अप्रैल 2021 के बाद जिन्होंने ट्रांसफर करे, तो यहां पे बी सी डी ई ये 4 लोगों ने 1 अप्रैल 2021 के बाद ट्रांसफर करते, 1 अप्रैल 2021 के बाद उन लोगों ने यहां पे ट्रांसफर करे थे। सो 1 अप्रैल 2021 के बाद इन लोगों ने क्या करते बेटा, यहां पे ट्रांसफर करते। ओके, अब ध्यान से अब आप मेरी बात समझना, जब इन लोगों ने 1 अप्रैल 2021 के बाद यहां पे ट्रांसफर कर दे, तो क्या हम लोग इनसे पैसे ले सकते हैं? द आंसर इज यस। देखो, वो ट्रांसफर पार्टली पेड शेयर विद इन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, तो वाइंडिंग अप के पहले 1 साल के अंदर अगर ट्रांसफर करो और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मना कर, तो इनके पास जा सकते। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो कि एक शेयर होल्डर था जो उसने 1 फरवरी 2021 को ट्रांसफर करा, तो ये 1 साल से डिफरेंस ज्यादा आ गया, 1 साल पिछले 1 साल तक ही जा सकते, उसके पहले गया तो उससे अपन रिकवर नहीं कर सकते। नॉट ट्रांसफर विद इन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, तो हम लोग इससे रिकवर नहीं कर सकते। ये बचे हुए 4 से रिकवर कर सकते, लेकिन कितना रिकवर कर सकते? मैक्सिमम आप ये 20 रुपीज जो अनपेड अप अमाउंट होता है, मैक्सिमम उतना ही रिकवर कर सकते हैं, एक कंडीशन। लेकिन एक और कंडीशन आते हैं, ये लोग उसी क्रेडिटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते जो, अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, ये लोग जो होते हैं ये उसी क्रेडिटर्स के लिए मैक्सिमम आप उतना बुला सकते, इससे ज्यादा सवाल ही नहीं उठ सकता पर शेयर जो अनपेड अप अमाउंट उससे। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल कौन सी लाइबिलिटी के लिए? वो जिस तारीख को उन्होंने ट्रांसफर करे अपने शेयर्स इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो उस तारीख को जो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग था उसी के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये क्रेडिटर यहां पे जैसे बी सी डी ई है, अब क्या हुआ कि बी ने यहां पे जब इसको ट्रांसफर किया तो उस तारीख को सपोज ये क्रेडिटर थे, ये क्रेडिटर इतने आउटस्टैंडिंग थे, तो ये क्रेडिटर जब यहां पे जिस तारीख को बी ने शेयर्स बेचा ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, इतने क्रेडिटर जो भी अमाउंट है इतने क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग थे, तो ये क्रेडिटर के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? उस तारीख को जो भी शेयर होल्डर थे बी सी डी और ई, तो बी सी डी और ई रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब इस तारीख को जो क्रेडिटर जितने से यहां पे क्रेडिटर का जो डिफरेंस है, ये जो क्रेडिटर है इस क्रेडिटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बी नहीं है। क्यों? क्योंकि बी ने अपने शेयर पहले ही बेच दिया, तो जब सी ने अपने यहां पे शेयर्स को ट्रांसफर करा उसके लिए यहां पे सी डी और ई ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जो यहां पे आउटस्टैंडिंग है। अब यहां पे उसके लिए ई नहीं रहेगा, बी नहीं रहेगा, क्योंकि बी ने तो पहले बेच के चले गया, तो बी ने जब बेचा उस तारीख के क्रेडिटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सी ने जब बेचा तो उस तारीख के लिए सी डी ई रिस्पॉन्सिबल। अब सी ने भी अपने शेयर्स बेचा, तो यहां पे जब डी ने ट्रांसफर करा, तो डी ने जब ट्रांसफर करा उस तारीख को ये क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग थे, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डी और ई। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डी और ई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डी और ई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब डी ने भी जब यहां पर आपने बेच दिया, तो आखिरी में जब ई ने बेचा तो उस तारीख को जो क्रेडिटर थे उसके लिए ई रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि क्रेडिटर्स जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरे क्रेडिटर के लिए वो लिस्ट, इनको लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं कि पूरे क्रेडिटर्स के लिए आउटस्टैंडिंग। नो, जिस तारीख को उन्होंने बेचे उस तारीख को जो आउटस्टैंडिंग थे, तो ये आउटस्टैंडिंग इतने थे, उसके लिए बी तो रिस्पॉन्सिबल है, सी डी ई भी रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने बेचे नहीं है। अब सी ने जब यहां पे जब बेचा तो उस तारीख को बी था ही, उसने पहले ही बेच दिया, तो ये क्रेडिटर के लिए बी रिस्पॉन्सिबल है, सी डी ई रहेंगे। अब जब डी ने बेचा तो सी ने तो पहले बेच के चले गया, तो इसके लिए बी और सी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। डी ने बेचा तो उस तारीख को जो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग उसके लिए डी और ई रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और यहां पे जो रहेंगे इसके लिए ई। अब ध्यान से बात मेरी बात सुनेंगे बेटा, अब क्या हुआ यहां पे ध्यान से बात मेरी बात सुनो। अब क्या हुआ यहां पे, ये कहते हैं कि मेसेस एबीसी लिमिटेड has gone into liquidation on 25th of June 2011.
Certain creditors could not receive payment out of the realization of asset and out of the contribution from list A contributors. मतलब हमने list A contributors को बोले कि पैसे दो, लेकिन उन लोगों ने पैसा नहीं दिए. So the following are the details of certain transfer which took place in the year ended 31st March 2011. अब समझना डेट ऑफ वाइंडिंग अब कितनी बेटा आपकी 25 जून 2021, सॉरी 25 जून 2011. तो ये आपकी डेट ऑफ वाइंडिंग अप थी. तो 25 जून 2010 के पहले अगर कोई किसी ने ट्रांसफर करा तो उससे अपन पैसा नहीं बुला सकते. तो आप अगर देखोगे यहां पे ये 10 मई 2010 है. तो आप समझना, इस चीज को समझना यहां पे क्या हो रहा है यहाँ पे. तो ये डेट ऑफ वाइंडिंग अप आपकी 25 जून 2011. तो ये 25 जून 2010 इसके बीच में ट्रांसफर उसी को लेंगे, लेकिन पहला वाला पी का ट्रांसफर हुआ 10 मई 2010 यहां पर हुआ बेटा. तो इसीलिए पी को अपन बुला ही नहीं सकते, पी से बुला ही नहीं सकते. लेकिन पी से तो बुला ही नहीं सकते, लेकिन इससे नहीं बुला सकते, अपन पी से बुला ही नहीं सकते. अब बच्चे में जो आपके QRST उनसे अपन बुला सकते. अब इसको अच्छे से समझेंगे. अब एक QRST क्या कहते हैं आपसे बेटा, ध्यान से इस चीज को समझना. QRST इन लोगों ने ट्रांसफर यहां पे कर, जैसे देखो 22 जुलाई, तो 22 जुलाई यहां पर एक साल के अंदर ट्रांसफर कर डेट ऑफ वाइंडिंग अप के पहले. तो इन लोग से बुलाएंगे. तो इनने शेयर्स कितने होल्ड करके रखे, एक ने 3000 ट्रांसफर किया था, एक ने 2400, एक ने 1600 और एक ने 1000. अब इन लोग की डेट दी हुई, लेकिन ये क्रेडिटर्स कितने आउटस्टैंडिंग थे उस तारीख को, जिस तारीख को इन्हें ट्रांसफर करे वो अपने को दिया. उस पर अपन डिस्कशन अभी करेंगे. 10 रुपए का एक शेयर था मगर पेड अप 8 रुपए. तो अनपेड अप कितना हुआ 2 रुपए. तो 10 में से 8 तो आपने उन पे, तो अपन मैक्सिमम कितना 2 रुपए पर शेयर बुला सकते. अब समझना इसको. यहां पे क्या हुआ कि अपन मैक्सिमम कितना बुला सकते. तो यहां पे शेयर होल्डर QRST उनसे बुला सकते. पहला वाला पी से बुला नहीं सकते कि एक साल पहले उसने ट्रांसफर किया. एक पर शेयर 2 रुपए बुला सकते, 2 रुपए. तो आपने 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो कितना आता है 6000. 2400 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो याद है 4800. फिर ये आपका 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 कर तो याद है 3200. ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर तो याद है 2000. तो मैक्सिमम अपन इतना बुला सकते हैं. लेकिन ये लोग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग जिस डेट को ट्रांसफर करे बस उसी के लिए. अब देखो यहां पे सबसे पहले क्रेडिटर जब यहां पे क्यू ने ट्रांसफर करा तो क्रेडिटर कितने थे बेटा अपने यहां पे, क्रेडिटर उस तारीख को अपने थे 12000 रुपए. तो ये 12000 रुपए किस ये सब रिस्पॉन्सिबल है QRST इस रेशियो में. तो उनका रेशियो जो उनके शेयर्स थे बेटा उस रेशियो में. तो जो रेशियो थे ना इनके शेयर्स जो यहाँ पे ये उस रेशियो में यहाँ पे लिखा हुआ है. फिर ये 3000, 2400, 1600 और 1000. तो उस रेशियो में 15:12:8:5. तो अब जो 12000 रुपए थे क्रेडिटर ये लोग रिस्पॉन्सिबल है. तो इस रेशियो में 15:12:8:5 उसमें इन लोगों ने बांटे. अब पी ने तो भैया बेच के चले गया, तो उसके बाद वाले क्रेडिटर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. अब क्या हुआ यहाँ पे कि 12000 से बढ़ के हो गया 13,500. 12,000 से बढ़ के हो गया 13,500. कितने से बड़ा 1,500. तो 1,500 से बड़ा बेटा, 1,500 से बड़ा. तो 1,500 से देखो यहाँ पे 1,500, जूम कर दो 1,500 है. अब 1,500 में यहाँ पे ये क्यू तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए. अब बच्चे जो है आपके 12:8:5. तो 12:8:5 कौन रिस्पॉन्सिबल है, RS और T. तो ये 1500 को आप 12:8:5 में बांटेंगे 720, 480 और 300. अब उसके बाद अगर आप देखोगे कितने से बड़ा हो, फिर आपका 13,500 से बढ़ के हुआ आपका 14,000, मतलब 500 रुपए से बड़ा. तो 500 रुपए से जो क्रेडिटर बढ़ा उसके लिए अब ये बचे हुए 2 रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. तो ये 8:5 में, तो 8:5 में 308 और 192 को उन्होंने बांट दिया. उसके बाद यहाँ पे आपने 14,000 से बढ़ के हुआ आपका 14,200, 14,000 से बढ़ के हुआ 14,200. तो ये कितना है बेटा आपका 200 से. तो 200 के लिए आखिरी वाला रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ बाकी सबने बेच दिए. तो टी ये इसके इसमें आपने 200 लिखी. तो आप मैक्सिमम उन लोग वो इतने के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक एक करके आप कंपेयर करो. इससे मैक्सिमम कितना बुला सकते हैं, क्यू से 6,000. वो रिस्पॉन्सिबल कितने के लिए 5,400. तो विच एवर इज लोअर वो अपने को ले. तो 4,500 से बुलाएंगे. इससे मैक्सिमम 4,800 बुला सकते. उसने अपने को कितने लेकिन रिस्पॉन्सिबल कितने के लिए 4,320. तो 4,320 बुलाएंगे विच एवर इज लोअर. इससे मैक्सिमम 3,200 बुला सकते, लेकिन रिस्पॉन्सिबल 3,162 के लिए, तो 3,188 के लिए, तो 3,188 बुलाएंगे. इससे मैक्सिमम अपन 2,000 बुला सकते, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कितने के लिए 2,192 के लिए.
तो भाई 2000 से ज्यादा बुला ही नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे 2192 के लिए होगा भले रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अनपेड अप से ज्यादा नहीं बुला सकते, इसलिए हम 2000 लेंगे। इसीलिए सिंपल है, ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है विच एवर इज लोअरिंग उसको हमको कंसिडर करना रहेगा। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ किसके ऊपर, लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटिव्स पे। एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट कई बार 5 नंबर के लिए ऐसे लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटिव्स के भी क्वेश्चन पूछ लेते। तो हमने यहाँ पे रिवीजन करे किस चीज का, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का, हमने सारी चीजें कवर करे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसा बनता है, डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है, कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं, उसके बाद हमने लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे बनाता है, रिसिप्ट और पेमेंट उसका क्या फॉर्मेट होता है, और हमने देखे लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, और ये हमारा रिवीजन हुआ। इसके बाद में आप लोग की जो मॉक टेस्ट पेपर, जो आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर आपने जरूर देना आपके अटेम्प्ट, लेकिन आरटीपी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आरटीपी। डोंट वरी अबाउट आरटीपी, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब ये रिवीजन हम लोग का यहाँ पे इस चैप्टर का खत्म होता है। अब आपकी जिम्मेदारी होती है, अब आपने जहां से भी रेगुलर बैच करो, मुझसे पढ़े या किसी और से पढ़े, अब आपकी जिम्मेदारी ये होती है बेटा कि आप रेगुलर बैच को अब देखोगे तो आपकी जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। ओके और प्लीज आप कमेंट जरूर करना, जो भी आपको अगर कोई फीडबैक है या आपको कुछ डाउट है, जो भी चीज का कमेंट सेक्शन में जरूर रखना, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी आपके फ्रेंड्स है सीए इंटर में जो नवंबर 23 में अपीयर हो रहे, ये वीडियो उनसे जरूर शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।